मुजफ्फरनगर में थिएटर के नाम पर कुछ ऐसा विशेष होता नहीं है। तो संघर्ष किया, संघर्ष तो हुआ, टैलेंट आपके अंदर है। लोग तो कुछ जानते होंगे जिनको इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम तक नहीं पता, उसको मंच तो मिलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है, मुझे नहीं मालूम, तीनों उन्हीं के हैं, फेमस एक्ट्रेस हैं, आपको पता ही है। वो एक सीरियल बना रही थी अपना दूरदर्शन का। डीडी के 2 चैनल थे उस समय। 5 रुपए से लेके लोगों ने अपने गले की चेन, कंगन दिए, औरतों ने बहुत कुछ, मतलब आशा भोसले जी ने बहुत सारे प्रोग्राम फ्री दिए, उसका पैसा आया। और मैं नॉर्थ इंडिया से था, प्रोड्यूसर को लगा कि मेरा इससे अच्छा सावरकर कोई नहीं हो सकता। तो फिर ना ही पसंद है तो भी करना ही है, तो वो बोलेगा ठीक है आप ही नहीं है, आप उसकी बात को मानना। ये नहीं जिसके है। पास पैसा है ना वो समझता है मेरे पास ही दिमाग है। फिल्म 600 करोड़ की बनी है, अब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जो आपने स्क्रिप्ट किया है उसका एक फील भी अलग आता है। मुझे कोई भी नहीं अच्छी लगी। पर्दे के ऊपर जो है ना पैसा दिखता है। बोलते हैं जितना शक्कर डालो उतना मीठा। अच्छा, यहाँ पे रोमांस करने का तो हमें टाइम है। बॉर्डर हिंदुस्तान का सुधार अभी तक निरंतर चल रहा है। चल शादी होके फिर आपको पता ही है बॉम्बे में फिर तो संघर्ष डबल शुरू हो जाता है। भाषा में खूब बात कर, माँ की भाषा। खाना देता हूँ जिया राजा, जिया हो बिहार काफी के मजा नाम। आता है कि यार वो आदित्य पंचोली ऐसा है कि भाई ये 10 दिन में आपको इतना पैसा मिलेगा। मिलेगा। हाँ। तनेजा साहब 1 मिनट आना जरा, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये करीब 3 लाख रुपए। बोला योगेश जी आपको जो चाहिए इसमें से ले लो और तब तक रखो जब तक कि ये फिल्म का सेंसर ना हो। वो बोले मैं इसको डाल दूं, हो जाएगा। बोला आपके लिए फाड़ दिया। फाड़ के फेंक। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। ठंडी में और रेगिस्तान में, और लगता नहीं बीकानेर। ठंड में शूट किया गया हो। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का दोस्त मैं मनोज अर्पण। आज मेरे साथ बहुत ही अच्छे दोस्त, बड़े भाई, गुरुजन बैठे हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर बहुत बड़े योगेश सर हमारे साथ हैं। सरेंद्र सर हैं, एक्टर हैं, जो कि आज इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में। सर, योगेश सर, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कब मुंबई में आपका आगमन हुआ? मैं मुंबई में आया करीब 81 के आसपास। ओके। और आते ही मैंने फोटोग्राफी शुरू की यहाँ पे। ओके, स्टिल फोटोग्राफी। स्टिल फोटोग्राफी। बहुत बड़े फोटोग्राफर थे वहीं यहाँ बॉम्बे में, उनका नाम था नाथ गुप्ता साहब। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ मैंने स्टिल फोटोग्राफी शुरू की ओके। और करीब 7 साल उनके साथ काम किया। और उसी दौरान एक फिल्म बन रही थी, यतीम। यतीम। हाँ, यतीम के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता साहब। ओके। तो नाथ गुप्ता जी की वजह से उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि तुम योगेश डायरेक्शन में आ जाओ। अच्छा, दत्ता साहब ने कहा? दत्ता साहब ने। ओके, वेरी गुड। तो मुझे डायरेक्शन का कुछ मालूमात तो था नहीं, बराबर। लेकिन शूटिंग पे जितना होता था वो मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उस वक्त मुझे स्टिल फोटोग्राफी में 500 रुपया पर डे मिलता था उस जमाने में। उस जमाने 81-82 में। हाँ, ओके। 500 रुपये पर डे। पर और जब मैंने डायरेक्शन ज्वाइन किया और स्टिल फोटोग्राफी छोड़ी तो मुझे 50 रुपये पर डे मिलना शुरू हुआ। तो आसमान धरती का फर्क हो गया। जमीन आसमान का अंतर हो गया। मैं बड़ा पशुपेश में हो गया। मैंने कहा यार मैंने छोड़ा क्यों? तो ये तो मैं सीधा 500 से 50 पे आ गया। तो खैर मुझे मेरे जो और साथी डायरेक्शन में थे उन्होंने बोला भाई अभी तो ये अगर तूने ये चूज किया है डायरेक्शन तो फिर तो तुझे ये झेलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो काफी दिन ऐसा तो नहीं था कि सॉरी मैं डिस्टर्ब कर, ऐसा तो नहीं था कि जेपी दत्ता जी को बहुत गरज था और उन्होंने सोचा कि लड़का बहुत स्मार्ट है और अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तो उनको लेके अपने साथ काम करें? ये तो मुझे पता नहीं लेकिन उन्होंने क्यों बोला मैं अच्छा, पता नहीं, भगवान जानता हूँ क्या चीज समझ में आई जी। तो उन्होंने बोला। तो बाद में मेरे को लोगों ने बोला कि भाई देखो आप एक काम करो, जब आप डायरेक्शन में आ गए हो और आप अच्छा काम कर भी रहे हो, 50 रुपए अभी मिल रहे हैं, आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जी। लेकिन आप इसको सुचारू रूप से जारी रखिए। और मिल भी रहा है।
मिल भी रहा है। योगेश सर का जो कि फिल्म है बॉर्डर हिंदुस्तान की, शबनम मौसी, मिस अनारा, अनगिनत फिल्म है जो कि सुपरहिट फिल्में रही है। तो पहले आप जेपी दत्ता जी के साथ में थे हाँ। डायरेक्शन में, जी। तो आपने उनके साथ इतने बड़ा हिस्सा बनेगा बॉर्डर फिल्म जो कि इतिहास बॉर्डर में मैं चीफ असिस्टेंट रहा, जी, फिर रेफ्यूजी में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जी, रहा, जी, उसमें क्षत्रिय भी आई थी, क्षत्रिय में रहा मैं, जी जी, क्षत्रिय में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके ओके, तो काफी कुछ हुआ और उसी दौरान मुझे एक प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने बोला तुम खुद डायरेक्टर क्यों नहीं बनते? जी। मैंने कहा बना दो भाई, आप बनाना चाहते हो। क्योंकि जेपी दत्ता जी के साथ बहुत लेजेंड डायरेक्टर रहे हैं, हाँ। तो उनके साथ आप रहे इतने सालों, तो आपको खुद इतना अनुभव हो गया होगा कि डायरेक्शन कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, अनुभव और उनसे तो हुआ। सीखा भी होगा आपने कुछ। डायरेक्शन में मैं उनके साथ करीब 10-12 साल रहा हूँ ओके। और डायरेक्शन की हर चीज बारीकी से मैंने सीखी है। लेकिन उन 12 सालों में मेरे को कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए। अच्छा। कभी नहीं आया। ओके। मैंने कहा पता नहीं अभी मैं सीख पाया कि नहीं सीख पाया, कितना सीख पाया मुझे नहीं पता। लेकिन एक प्रोड्यूसर मुझे मिले और उन्होंने बोला भाई तुम अब खुद डायरेक्ट करो। तो उन्होंने मुझे स्टोरी लिखी हुई थी, स्टोरी सचिंदर शर्मा राइटर है। कौन सी फिल्म थी ये थी बॉर्डर हिंदुस्तान का। बॉर्डर हिंदुस्तान का। तो वो जब नाम लेके आए मेरे पास कि ये बॉर्डर हिंदुस्तान का फिल्म हमको बनानी है, तो मैंने मना कर। मैंने कहा अब बॉर्डर बनी थी और आप बॉर्डर हिंदुस्तान का नाम रख रहे हैं, तो भाई मैं ये पिक्चर आपकी नहीं करूँगा। या तो इसका नाम चेंज कीजिए, कुछ नाम चेंज करेंगे तो मैं इसको कर लूँगा। उन्होंने बोला नाम तो जी हमारा यही है। अच्छा। मैंने कहा फिर आप रहने दीजिए, फिर मैं नहीं करूँगा। तो लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पड़े रहे प्रोड्यूसर, नहीं यार आप कोई कर ले। उनको इसलिए चाहिए था चूंकि मैंने बॉर्डर की हुई थी, देखी थी, तो उनको ये भरोसा था कि ये इसको बहुत अच्छा कर। मैं मना करता गया, तो ये बात हमारे जेपी साहब के सामने आ गई एक बार। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला योगेश तू मना क्यों कर रहा है? मैंने कहा देखो ना बस नाम जो है ये बॉर्डर और बॉर्डर हिंदुस्तान का सिमिलर है। मैंने कहा इसलिए मैं करना नहीं चाहता। बोला तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तू क्या चाहता है ये बनेगी नहीं पिक्चर? मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं इस बात का तो बनेगी कि नहीं बनेगी। बोले पिक्चर अगर वो इतना जिद कर रहा है तो वो पिक्चर तो बनाएगा, फिर तू कर या मत कर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बॉर्डर हिंदुस्तान का हो ही गई है। अच्छा, एक बात बोलना चाहूँगा, जेपी दत्ता साहब ये बात आपको बोले। हाँ। ये डायरेक्टर बहुत कम लोगों के अंदर होता है खुद ही, कि आपको चीफ डायरेक्टर में रख के भी जब आपके पास फिल्में आई और उन्होंने ये बात आपसे बोले कि आप करिए फिल्म को। हाँ। और ये बहुत ये बड़ी बात है, इन्होंने। और उनको जब मैंने उन्होंने कहा कि तुझे करनी चाहिए, तो फिर वो प्रोड्यूसर फिर मिला मुझे, भाई क्या सोचा? मैंने कहा जी ठीक है करते हैं। तो जेपी साहब को इतनी खुशी हुई उस टाइम, वो मुझे बोले यार मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि तू डायरेक्टर बन रहा है, तू इतना मेहनती रहा, इतना तूने मेहनत से काम किया, बॉर्डर में कितना मेहनत किया तूने, और मुझे इस बात की खुशी है। मैंने कहा बॉस मुझे एक इस बात का थोड़ा सा दर्द भी है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास में रहा, आपका मैं शिष्य हूँ, तो शिष्य और गुरु का जो इस लाइन में जो संबंध है वो एक बेटी और एक बाप का है। ये मैं आपके साथ रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे शादी करके जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो हर किसी के लाइफ में। तो मुझे ये खुशी की बात है कि मुझे जाना नहीं पड़ रहा, आप मुझे अच्छे से विदा कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बॉर्डर हिंदुस्तान का फिल्म। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जेपी सर आपको अप्रिशिएट किए। हाँ। ये मैं जानता हूँ, आज के डायरेक्टरों में शायद है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन एक आपको उन्होंने बोला सामने से और अप्रिशिएट किया, आपको खुशी मनाया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तेरे को कुछ भी कहीं पे कोई जरूरत होगी, कोई दिक्कत होगी, तो बेझिझक ये तेरा घर है, तू इधर आ जा। मैं जेपी दत्ता जी के लिए क्लैप करना चाहूँगा, क्योंकि आप उनके अंडर में काम किया और बहुत अच्छे आदमी मिले, आपको सपोर्ट भी किया। बिल्कुल। और मैं हर एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ चाहूँगा कि ऐसे डायरेक्टर मिले और उनके नीचे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जी। कि उन्होंने, मैं तो बिल्कुल दिशाहीन था
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं स्टिल फोटोग्राफी कर रहा था। अचानक से कोई आके मुझे डायरेक्शन की बात करें, ये डायरेक्शन में तुम आ जाओ, मतलब मैं अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा था, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। ये बहुत बड़ी एक बात है। बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं भी स्टिल फोटोग्राफर हूँ। क्या बात है। तो हमारी आपके जर्नी से मैं भी स्टिल फोटोग्राफर से वाह, आगे वाह, वाह। कर रहा हूँ, एक्टिंग भी की है, सब कुछ किया। तो आज अच्छा सर, एक बात और है हमारे लोगों को कि जेपी दत्ता साहब की बहुत सारी फिल्में आई जी। लेकिन उसमें बिग बजट की फिल्म और बॉर्डर फिल्म बहुत ही बड़े हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सारे एक्टरों को लेके कोई फिल्म नहीं बनी, और बनी हुई तो मुझे लगता है चाइना गेट थी सिर्फ, इसमें ऑलमोस्ट सभी एक्टर थे। चाइना गेट लेकिन हमारे जेपी साहब का तो ये हम शुरू से ही रहा है कि उनकी क्षत्रिय फिल्म में कितने एक्टर थे। उसमें संजय दत्त, सनी देओल साहब और विनोद खन्ना साहब, रवीना टंडन, दिव्या भारती और सुमा लता मद्रासी, कबीर बेदी, इतने मतलब बहुत सारे मैं आर्टिस्ट लीड की बात कर रहा हूँ। हाँ, लीड में भी उनका ये एलओसी देखो ना, एलओसी में कितने एक्टरों ने काम, कम से कम 26-27 हीरो हैं, मेन लीड वाले। अच्छा, उसका जानकारी मुझे नहीं था कि एलओसी में इतने। मैं चाइना गेट में बहुत मार के तो ओमपुरी साहब, उसमें तो सारे हीरो मद्रास से लेके यहाँ तक सब थे। सब थे। अच्छा, कभी दत्ता साहब के आपके साथ कभी सेट पे कुछ अनहोनी हो गया हो, कुछ बोले हो, कुछ ऐसा आपको लगा हो या उसे कुछ सीखने को मिला हो? उनसे तो कुछ क्या, हाँ, सारा ही कुछ उनसे सीखने को मिला। मैं तो जीरो था, जीरो। अच्छा, एकदम मुझे कुछ नहीं पता था। जीरो से मैंने वहां से सीखना स्टार्ट शुरू किया और उन्होंने डायरेक्टर बनने तक मुझे सारी चीजें तो सिखाई। और आज भी मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ। उनकी फिल्म जरूर देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, और उनसे आज भी मैं बहुत सारी चीजें सीख ही रहा हूँ। और ये तो सफर है, ये कभी खत्म होता नहीं सीखने का। कभी डांट पड़ी सेट पे की? हाँ, कई बार अच्छा। बहुत डांट पड़ी कई बार। शुरू में तो बहुत डांट पड़ी, फिर धीरे धीरे मैं उनको समझने लगा और वो मुझे समझ गए। इंडिपेंडेंस आपका डायरेक्शन में कौन कौन सी मूवी आई है जो प्रचलित रही है लोगों के बीच? फर्स्ट फिल्म तो मेरी बॉर्डर हिंदुस्तान का जी। उसमें थे अपना फैजल खान और अक्षय खन्ना जी थे। जी। और प्रिया गिल थी और आदित्य पंचोली, सुदेश भाई वगैरह बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसमें, आशीष विद्यार्थी जी थे। दूसरी फिल्म थी मेरी शबनम मौसी। बॉर्डर हिंदुस्तान का फिल्म की तारीफ हुई है अच्छी, लेकिन इतनी तारीफ शबनम मौसी की जितनी हुई बहुत हुई है उतनी शबनम मौसी तो मैंने भी देखा था। मैं ऑफिस में था और मैं विले पाले चंदन में जाके शबनम मौसी देखा था। उस वक्त आशुतोष राणा जी थे उसमें। करीब सभी लोगों की जबान पे शबनम मौसी नाम था कि ये डायरेक्टर कौन आया और ये सब्जेक्ट लाया कहाँ से। उस कॉन्सेप्ट ही यूनिक था। ये उस जमाने में ये सबसे अलग तरह की ये पिक्चर कब रिलीज हुई? ये 2005 में रिलीज हुई। 5 मैंने 6-7 में देखी थी, 7 में देखी थी। तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई, क्रिटिकल भी बहुत हुआ, एक्लेम हुआ मिले। और लोगों ने एक सीन का डिस्क्रिप्शन दिया करके कि भाई ये गजब का सीन है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा किया। और तकरीबन जितने एक्टर थे सब के बारे में पेपर में लिखा गया कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने सबके बारे में। और आशुतोष राणा जी जो है वो उनका तो मतलब जवाब ही नहीं था। वो शबनम मौसी और कोई निभा भी नहीं पाता शायद। मैं वही उसी बात पे आना था कि शबनम मौसी में आशुतोष जी के अलावा कोई और भी एक्टर को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप रखते हैं तो फिल्म का क्या हाल होता है। मैंने जब ये स्टोरी हमने बनाई और ये डिसाइड करने का मौका आया कि इसमें एक्टर कौन होगा, तो मैंने कहा इसमें आशुतोष राणा होना चाहिए। इस कैरेक्टर को सिर्फ एक ही व्यक्ति इसको साकार कर सकता है, वो है आशुतोष राणा। तो सब बोले यार वो तो थोड़ा मर्दाना टाइप का लगता है, वो चेहरा बड़ा, छाती ऐसे चौड़ी, मर्द लगता है। मैंने कहा मर्द ही जब साड़ी पहनता तभी हिजड़ा लगता है। जब कोई नाजुक सा लड़का पहनेगा साड़ी तो वो लड़की लगेगा। मुझे वो लगना चाहिए कि वो मर्द है लेकिन हिजड़ा है। तो फिर हमने सब बात करके फिर आशुतोष राणा को मैं मिला। आशुतोष राणा जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं बॉर्डर हिंदुस्तान का बना रहा
अच्छा, आशुतोष जी का पीक पे थे उस समय? हाँ, बहुत अच्छा क्योंकि उनका नाम उनका ऑलरेडी हाँ, हो चुका था। नाम हो चुका था, उनका अवार्ड काफी अवार्ड मिल चुके थे दोनों, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे और दो थिएटर दो आर्टिस्ट दुश्मन भी और हैं। संघर्ष में। दुश्मन हाँ। संघर्ष। हम्म, तो मैं बॉर्डर हिंदुस्तान के टाइम पे एक बार मिले। उनको मिला था। हाँ। तो वो मैंने कहानी बताई सब कुछ, तो खैर वो नहीं उसमें हो पाया, जम नहीं पाया मतलब। फिर मुझे मैंने उनको फोन किया, तो अरे हाँ बोले मिलते हैं। तो हमारी मुलाकात हुई आशुतोष राणा जी से। उनको मैंने बताया, सिर्फ इतना बताया कि ये शहडोल की जो फर्स्ट एमएलए हिंदुस्तान की बनी है, उसके ऊपर ये कहानी है। तो बोले मैं कर रहा हूँ। बाकी उनको कोई कुछ नहीं सुना, अच्छा, कोई लाइन, कोई स्टोरी, कोई डायलॉग, कुछ नहीं, कुछ। और उन्होंने वो ओके कर दिया। और जो मैंने सोचा था जितना, उससे कई गुना अच्छा उसने पोर्ट्रेट किया, परफॉर्मेंस किया। आशुतोष राणा जी के बारे में तो बोलना, उसमें सबकी परफॉर्मेंस देखिए आप, आशुतोष राणा जी की परफॉर्मेंस देखिए, मुकेश तिवारी, विजय राज की परफॉर्मेंस देखिए, मुकेश तिवारी जी की परफॉर्मेंस देखिए, विवेक शॉकी, उनकी परफॉर्मेंस देखिए, पेंटल जी की परफॉर्मेंस देखिए, सबका इतना अच्छा सबने काम किया, बहुत बढ़िया। मुझे एक्चुअली वो फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की फिल्में करें। तो योगेश सर, मैं ये पूछ रहा था कि शबनम मोहसिन जो आशुतोष राणा जी ने किया है, इसके अलावा कोई और करता है तो क्या वो चीज निकल के आती? देखो, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिस्ट जब एक बार आपने फाइनल कर लिया, तो अब हमको वही दिखाई देता है कि वही बेस्ट है। अब हम दूसरा क्या करता या नहीं करता, उस पे कुछ कहना या उसके बारे में कोई सोचना, विश्लेषण करना, वो मतलब नहीं है। पता नहीं, हो सकता है कोई उससे भी अच्छा कर देता, हो सकता है, और हो सकता है वो अब बिल्कुल भी ना कर पाता। बस दोनों ही बातें हैं। लेकिन आशुतोष राणा, उन्होंने जो किया है वो मेरे को बेस्ट है, सबसे अच्छा किया। क्योंकि जितना मैं चाह रहा था उससे भी शायद कई गुना अच्छा उन्होंने किया। और कई जगह संवाद में भी उन्होंने अपने जो थॉट हैं वो डाल के उसको बहुत ही अच्छा कर दिया। क्योंकि उनकी तो हिंदी आपको पता ही है, वो कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं। तो वो जो हिंदी की जो बहुत सारी चीजें वो अपने संवादों में लेके आ गए, और खुद भी एमपी के ही हैं, और इतना अच्छा उन्होंने कर दिया, वो अभी मतलब यादगार है। अच्छा, बीच में फिल्म में जो आप पहले तुमको आप बस प्लान ही बताया था कि ये स्टोरी इस पे हम कर रहे हैं किन्नर के ऊपर, तो उन्होंने बाद में जब कहानी सुनी, तो आपने जब सुनाया कहानी, तो क्या उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कराया? कुछ कहानी नहीं सुनाया मैंने उनको। अच्छा, स्क्रिप्ट लेकिन नहीं, उनको कहानी सुनाया ही नहीं मैंने। बाद में सेकंड टाइम में जब ना हाँ बोल दिया उन्होंने, उनको शूटिंग का डेट ले लिया, ओके, और डायरेक्ट शूटिंग। ओह माय गॉड, वहीं पे सीन दिया, सीन वहीं दिया, ओके, और वहीं उनको आगे के सीन पता भी नहीं थे कि कैसे आगे क्या करने वाले। अच्छा, वो हम करते गए सेट करते गए। हाँ, जब उन्होंने डबिंग में उन्होंने फिल्म देखी, और तब उनको पता लगा अच्छा ये कहानी है, अच्छा। तो उन्होंने मुझे तब बोला कि योगेश जी आपने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। शबनम मोहसिन का शूट कहाँ पे हुआ सर? इसकी मुंबई में हुआ था या आउट ऑफ मुंबई हुआ? इसका हमने ज्यादातर शूटिंग पनवेल में किया था। अच्छा, ये मुंबई में पनवेल में किया, बाकी फिर जगह। तो आशुतोष जी ने जब आप टेक कर रहे थे शूट पे वन सेट, तो कोई चीज के लिए उन्होंने अनकंफर्टेबल फील नहीं किया कभी आपके साथ? और वो बहुत पीक पे थे उस समय, तो आप उस समय सेकंड फिल्म ही थी आपकी, तो आपके साथ कुछ हुआ नहीं ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत लोगों के साथ होते रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे पहले दिन हम जब शूट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार पता नहीं इनको क्या लग रहा होगा या उनको क्या लग रहा होगा। तो एक डायलॉग जो सीन देते हैं ना, पहला ही दिन था, और उनको सुबह 8:30-9 बजे हमने सीन भिजवा दिया असिस्टेंट्स के। अच्छा, उन्होंने सीन एक सीन मैंने पढ़ा, वही सीन, और वही उसी की कॉपी हमने आशुतोष राणा जी को दे दी। जो सीन लिखा हुआ था, जो आज शूट करना था, वो सीन की 2 कॉपी, एक मेरे पास और एक आशुतोष राणा जी के पास।
उनको भिजवा दी। हम्म, उन्होंने पढ़ा होगा सीन, हम्म, 15-20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बुलवा दिया। हम्म, वो मेकअप चल रहा था, हम्म, तो मैं गया वहां पे। सीन मैंने पढ़ ही लिया था, हम्म, तो सीन मैंने पढ़ लिया था, मैंने पहले ही मार्क कर लिया था अच्छा, कि ये चीज मैं नहीं लूंगा। हम्म, हम्म। उस पर मैंने कट कर दिया। कट मार्क कर दिया। उनको भी आप जब भेजे थे तो उस पे कट नहीं, अच्छा उनको, उस पे नहीं किया, अच्छा आप वाले पे दोनों को साथ में मिला ना। हाँ, अब वो पहले लिखते थे, हम्म, टाइप तो अभी होने लगा, बराबर। पहले हाथ से हाथ लिखा से जाता हाथ था से। और कार्बन कॉपी 2-3-4 बना लेते हाँ, थे। बराबर। तो उसी टाइम जैसे ही पूरा हुआ मुझे दिया और एक हमने भिजवा दिया हम्म, आशुतोष राणा। मतलब शूटिंग का फर्स्ट डे था। हम्म, आशुतोष राणा जी के साथ मैंने कभी काम तो किया नहीं था, हम्म, ना उन्होंने मेरे मेरे साथ साथ कभी किया। काम किया, सिर्फ मिले थे आप? लेकिन बहुत पहले मिले थे। अभी 2-3 बार फिर मिले थे ये शूटिंग के दौरान, हाँ। साइनिंग के लिए, साइनिंग के लिए। लेकिन काम तो किया नहीं था। बिल्कुल। पहला दिन था, मैं भी टेंशन में था यार, पता नहीं कैसा होगा, और हो सकता है वो भी टेंशन में रहे हों। तो सीन आया, हम्म, कॉपी करके एक सीन आशुतोष राणा जी को एक कॉपी भिजवा दिया एक आपके पास। और एक कॉपी मेरे पास। हम्म, मैंने सीन पढ़ा हम्म, और कुछ मैंने नोट किया, लाइन कट कर दिया। 5 मिनट के बाद में वो आया, उनका बॉय बोला, सर आपको राणा जी बुला है। मैं गया, उन्होंने पूछेंगे क्या कैसे करना किया है, ना? कहाँ से शुरू करना है। गया मैं, हाँ जी। बोले सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या? बोले ये मैंने सीन पढ़ा है, ये सीन में ये जो लाइन है ये क्या मैं बोलूं? क्या आपको लगता है कि ये मैं बोलना चाहिए? जरूरी है। हम्म, मैंने कहा आपको क्या लगा? हम्म, तो बोले कि मुझे लग रहा है कि ये फिट नहीं हो रही मेरे कैरेक्टर में। मैंने अपना पर्चा निकाला, हम्म, मैंने कहा यही वाली लाइन है ना? जो मैंने काटी हुई है। अरे सर, बोले क्या? बोले अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, पूछना ही नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं रहेगा शूटिंग के एंड तक, एंड तक। क्योंकि ये हमारा मैच हो गया है। हाँ, इंट्रो हो गया ये। क्योंकि जो चीज मुझे खटकी है, खटक रही थी, वो आपने पहले से ही उसको कट किया हुआ है। बोले ये बस अब हम मुझे कोई आपसे सवाल नहीं करना, कुछ नहीं, जैसा आप बोलेंगे बोलेंगे सही। आशुतोष राणा जी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं और थिएटर भी किया हुआ है। तो सर ने जो उनको खटक रहा था, सर ने पहले उस पर वर्क कर चुके थे, उन्होंने परख लिया कि बस हाँ, वो समझ गए कि ये इससे मैच हो गया। हाँ, वेवलेंथ और में 10 साल के Correct साथ है। जो आदमी काम किया हो तो सवाल ही नहीं उठता है और बाकी कहीं उनका कोई हस्तक्षेप कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ। सर आप गदर 2 में हैं और बहुत सारे हिंदी फिल्मों में हैं, सीरियल में हैं, तो कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुंबई में कैसे आना हो, क्योंकि आप भी यूपी से हैं, सर भी यूपी से हैं और आप पड़ोसी ही हैं दोनों। तो और मैं भी हूँ, मैं भी बनारस से हूँ, बगल से हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस, कब आए मुंबई में, कैसे हुआ आपका, थिएटर किए पहले या डायरेक्ट फिल्मों या सीरियल में आपको काम मिला, क्या एक्सपीरियंस? हाँ, मैं शुरू से बताता हूँ अपने बारे में। जी, मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, जी, और जैसे योगेश जी शामली के रहने वाले हैं। और मुजफ्फरनगर में थिएटर के नाम पर कुछ ऐसा विशेष होता नहीं है। बराबर। मतलब कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है कौन से सन- कल्चर के नाम पे। कौन से सन की बात है? मैं ये बात कर रहा हूँ आपको जो है 88 की, यस, राइट, है ना। या, तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो कॉलेज है SD कॉलेज, उसमें एक ऑडिटोरियम है बहुत अच्छा मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ना कुछ प्ले जो है इसके अंदर कर सकता हूँ। अपने लेवल पे वहाँ सब करना होता है, खर्चा भी सब अपने लेवल पे, स्क्रिप्ट भी अपने लेवल पे ढूंढनी होती है। तो होता क्या है, जैसे जिसके पास बैट होता है ना, तो वही जो है बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, वो सारी चीजें, मतलब कैप्टन भी वही होता है। सही बात है। तो सारी चीजें मुझे ही करनी थी, मतलब डायरेक्शन भी करनी थी, एक्टिंग भी करनी थी, टीम भी इकट्ठी करनी थी और उसका प्रेजेंटेशन भी देना था। जी, लेकिन मेरे को वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे विश्वनाथ मिश्रा जी ने, उन्होंने परमिशन दी, तो मैंने सबसे पहले थिएटर का शो वहाँ पर किया। काका हाथरसी की एक फेमस छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसका नाम है फ्री स्टाइल गवाही। ये नाटक थे या? नाटक था, छोटा नाटक जिसको प्रहसन बोलते हैं।
तो वो मैंने प्रस्तुतिकरण किया, लेकिन उसमें इम्प्रोवाइजेशन के साथ स्क्रिप्ट को बढ़ा दिया, जिससे कि लोगों को लगे 10 मिनट में आप क्या दिखा सकते हैं स्टेज पे। अगर स्टेज की परफॉर्मेंस है तो कम से कम आपकी 30 मिनट 35 मिनट की होनी चाहिए। तो मेरी पहली परफॉर्मेंस मैंने वो की जो स्वतः ही सारा काम किया। अच्छा, तो ये वाली चीज हुई, लोगों को अच्छा लगा, प्रिंसिपल को अच्छा लगा, टीचर्स को अच्छा लगा। तो एक मुझे लगता है कि मन के अंदर जिज्ञासा तो थी कि हम कुछ कर सकते हैं एक्टिंग में, लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, या फिर आप परमानेंटली उसमें काम करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली आएंगे तो फिर आप वहाँ पे ट्रेनिंग लें। तो ऐसे ही मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग जो शुरू हुई, पंचानन पाठक जी का एक इंस्टीट्यूशन था, स्कूल ऑफ एक्टिंग, मुजफ्फरनगर में, दिल्ली में। हाँ, मुजफ्फरनगर में तो मैंने 3-4 प्ले किए, है ना, दिल्ली आ गया उसके बाद। लेकिन मेरी जो एजुकेशन थी वो मैंने MA PhD की थी हिंदी लिटरेचर में, उसके बाद मैं दिल्ली गया। और फिर मुझे पता चला कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले अच्छा थिएटर करिए, वो दिल्ली में होगा, और दिल्ली में आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे एक इंस्टीट्यूशन का पता चला, स्कूल ऑफ एक्टिंग नाम से, पंचानन पाठक जी उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। जिन्होंने एक न्यू दिल्ली टाइम्स एक फिल्म है, आपने देखी होगी, उसमें जो है चीफ मिनिस्टर का जो रोल किया वो पंचानन पाठक जी हैं। तो उनके अंडर में मैंने ग्रेजुएशन तो मैंने अपनी की हुई थी एजुकेशन की, लेकिन उन्होंने जो 1 साल का जो एक्टिंग कोर्स कराया, उसके बाद मुझे कहा कि इब्राहिम अलकाजी साहब जो थिएटर के भीष्म पितामह हैं, वो इंडिया आ चुके हैं और वो अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं। तो मुझसे जितना सीखा सो सीखा, लेकिन अगर आप उनसे सीख लेंगे तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उनके कहने से उनका फॉर्म निकला अलकाजी साहब का, वो मैंने भरा। तो उसमें से ये था कि 4000 लोगों ने अप्लाई किया था, और 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। और उनके बारे में मैं आपको बता दूं, इब्राहिम अलकाजी साहब वो हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 17 साल डायरेक्शन की, और ये सारे बड़े बड़ी जो क्रीमी कह सकते हैं उनको, नसरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, अनुपम खेर हैं, राज बब्बर हैं, पंकज कपूर हैं, अन्नू कपूर हैं, रंजीत कपूर हैं, मनोज वाजपेयी नहीं, रघुवीर यादव हैं, और आपका सतीश कौशिक हैं। तो ये सारी जो पौध है ना, ये सब अलकाजी साहब की देन है इंडस्ट्री को। और वो चले गए, फिर उसके बाद 17 साल के बाद फिर से वो इंडिया आए। जब उनको पद्म विभूषण मिला गया तो उनको लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और भी स्टूडेंट निकालूं। तो उन्होंने इस चीज का ऐड निकाला, और ऐड के बाद हमने जब फॉर्म भरा तो 4000 लोगों की एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 400 शॉर्ट लिस्टेड की गई, और उसमें से मेरे ख्याल में 200 लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और 200 में से 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और 20 लोगों में से 2 लोगों का स्कॉलरशिप था, उसमें से एक स्कॉलरशिप मुझे मिला। क्या बात है। तो ये मेरा जर्नी रहा। हाँ, तो फिर मैंने ये काम किया, थिएटर किया उनके साथ, और वो एक स्टैंडर्ड जो नंबर 1 होता है ना थिएटर, वो वाला थिएटर किया। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया है और मुझे स्कॉलरशिप दी है, तो अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, मेरा रास्ता मुंबई की तरफ होना चाहिए। 3 साल ग्रेजुएशन किया उनके साथ 95 तक एक्टिंग कोर्स का, तो उसके बाद में सीधा मुंबई आ गया। अच्छा, ये थिएटर आर्टिस्ट तो बहुत मजे का कलाकार होता जी, है, जो नेचुरली जो आ जाता है जी बहुत गिफ्टेड होता है। थिएटर आर्टिस्ट से कमाल का होता है क्योंकि वो सब चीज को फेस करके, सीख के, प्रैक्टिकली करके आया होता है। तो आप जब वहां से कोर्स करके आए मुंबई में, तो कौन सा सीरियल और कौन सा फिल्म आपने उस समय किया, और कौन सा सन में किया आपने? देखिए, आए तो पहले बहुत संघर्ष किया, ऑडिशन दिया, ऐसा कुछ हुआ? संघर्ष तो हुआ, क्योंकि देखिए आपको कोई जानता ही नहीं है। हाँ, सही बात है। टैलेंट आपके अंदर है, उसको मंच तो मिलना चाहिए, उसको आवाज तो मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री ग्रुप तो कुछ जानते होंगे कि हाँ इन्होंने थिएटर करके आया, क्योंकि इब्राहिम साहब। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि आधे लोग अभी भी इंडस्ट्री के ऐसे हैं, आज की डेट तक भी, जिनको इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम तक नहीं पता, बिल्कुल। और डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। ये सच्चाई है। सही बात है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनसे आप बात करिए तो आपको विस्तार मिलता है बात का। आपको कोई वजन, मतलब आपको कोई वजन देता है आपकी बात को। एक इंटरव्यू में अनुपम खेर जी का मैं सुना था, उन्होंने एक बार जिक्र किया था इब्राहिम साहब का, मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कितने इंटरव्यू में किया, ओमपुरी साहब ने किया, और नसरुद्दीन शाह साहब ने किया। वो अनुपम खेर जी का इंटरव्यू है जिसमें नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक शो बहुत पहले चालू हुआ था अनुपम खेर जी का,
लाइफ में कुछ भी हो सकता है। उसी शो की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, उसी शो की बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों के तीनों स्टूडेंट उन्हीं के हैं। और उस सौभाग्य में उस शूट पे मैं था। आप थे ना? हाँ, मैं तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है, लगा हुआ था। तीनों एक साथ और तीनों उन्हीं के हैं, उन्हीं के स्टूडेंट हैं, अच्छा। लेकिन अलग अलग बैच के हैं। और ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह एक ही बैच के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कॉन्फिडेंस होता है सर, मैं तो मानता हूँ एक्टर के पास कॉन्फिडेंस होता है। डायरेक्टर जिसको आप मिलने जाते हैं उसको अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकें बिल्कुल। तो वो जरूर आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। हम इसको कुछ दे सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनैलिटी होती है, बाकी आपकी एजुकेशन होती है। तो उस दौरान मैंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन एक फिल्म जिसका नाम वीर सावरकर था, तो मैंने उसके लिए स्ट्रगल, पहले वाली वीर सावरकर, तो उसमें जो है अर्चना जोगलेकर एक फेमस एक्ट्रेस हैं, आपको पता ही है, वो एक सीरियल बना रही थी अपना दूरदर्शन का, शायद साम्राज्य नाम का सीरियल था, सम्राट नाम का, मुझे याद नहीं है। चैनल के लिए नहीं, चैनल वो चल रहा था ऑलरेडी सीरियल। अच्छा, ऑलरेडी चल हाँ, डीडी के 2 चैनल थे उस समय, एक मेट्रो था चैनल और एक वैसा था। तो मेट्रो चैनल पे उनका बहुत फेमस सीरियल था वो सम्राट नाम का, उसमें बहुत एक्टर काम कर रहे थे इंडस्ट्री के। तो मैं सबसे पहले उनसे मिलने गया, तो उन्होंने नाम सुना हुआ था अलकाजी साहब का। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिया और उन्होंने पहले फोटोग्राफ देते थे, तो मैं फोटोग्राफ देके चला आया। मुझे नहीं मालूम था कि कोई वीर सावरकर नाम की फिल्म बन रही है। तो मुझे उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए बुलाया कि आप जो है विले पार्ले में ऑफिस था हमारा सावरकर का, तो वहाँ पे मुझे बुलाया और मुझे एक छोटा कैरेक्टर उन्होंने दिया करने के लिए। और वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे वो सब सामने बैठे थे, तो मैंने वो 4 लाइनें जो मुझे मिली थी वो मैंने कर दी। अब करने के बाद जो है उनमें मराठी में बात हुई उनकी आपस में, मुझे तो मराठी आती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा मुझे देखने के बाद, उनके रिएक्शन देखने के बाद, कि इनको अच्छा लगा, तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। और एक घटना और बताता हूं मैं, वहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी उस ऑफिस के अंदर। किसकी तस्वीर लगी? सावरकर जी की तस्वीर लगी हुई थी, क्योंकि सावरकर के ऊपर फिल्म बन रही थी। मुझे लेकिन ये नहीं पता था ये सावरकर जी कौन उतने हैं, क्या है। तो मैंने वो तस्वीर जब देखी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ओल्डर एज में होऊंगा तो बिल्कुल ऐसा लगूंगा। ये मेरे मन की बात थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं सामने वाले। और सही भी बात है, पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया, एक बार ऑडिशन दे दिया, तो कौन आपको लीड सोच सकता है या कौन आपको दे सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे देश में ऐसी चीजें हुई हैं, चमत्कार भी हुए हैं, चैलेंज भी मिले हैं, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं। तो उनकी आपस में ये बात हुई कि इनको जरा सावरकर की लाइन देना। जो प्रोड्यूसर थे वो सावरकर जी के साथ रह चुके थे बहुत समय तक, ओरिजिनल सावरकर जी के साथ, विनायक दामोदर सावरकर जी के साथ शिवाजी पार्क में। तो उन्होंने मुझे लाइनें दी, मैंने फिर वो लाइनें पढ़ दी, फिर उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो प्रोसेस मेरा ना बहुत लंबा चला, मुझे कम से कम 30 से 35 बार डायलॉग बुलवाए, किसी को बिठा के मैंने उनके सामने डायलॉग बोले। कोई आरएसएस के लोग आते थे, कुछ और लोग आते थे, कुछ और जिन्होंने उनमें जो है पैसा दिया था, क्योंकि ये जो फिल्म थी ना, नहीं, ये जो फिल्म थी ना, ये आम जनता के पैसे से बनी हुई फिल्म थी। ये कोई इसका एक प्रोड्यूसर नहीं था, इसमें बहुत लोगों ने पैसा दिया था सावरकर जी की भक्ति के कारण, सावरकर जी के प्रेम के कारण। बहुत लोगों ने 5 रुपए से लेके लोगों ने अपने गले की चेन, कंगन दिया, औरतों ने बहुत कुछ मतलब पैसा दिया। और मैच भी हुआ, वनडे मैच भी हुआ, गावस्कर वर्सेस जो है कपिल देव, उसका सारा पैसा सावरकर इसमें ट्रस्ट में आया। आशा भोसले जी ने बहुत सारे प्रोग्राम फ्री दिए, उसका पैसा आया। अनूप जलोटा जी ने बहुत सारे प्रोग्राम दिए, उसका पैसा आया। तो वो फिल्म के लिए उनको सावरकर ऐसा चाहिए था कि जो लोग एक्सेप्ट करें। और मैं नॉर्थ इंडिया से था, मुझे महाराष्ट्र कल्चर के बारे में नहीं पता था। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी प्रोड्यूसर, जबकि डायरेक्टर देखता है आपकी आंखों में कि ये एक्टर है, प्रोड्यूसर को लगा कि मेरा इससे अच्छा सावरकर कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने जो है मुझे प्रमोट करना शुरू किया, फिर सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, और फिर जो स्पीचें वगैरह सब होती हैं वो सब मैंने किया। सावरकर जी में फिल्म में आप लीड किए हैं? मैंने लीड किया है। वेरी गुड। हाँ, मुझे वो छोटे कैरेक्टर के लिए बुलाया गया, लेकिन मेन लीड दिया गया। हाँ, मेन लीड दिया गया। हाँ, ये वाली चीज थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये थी, मेरी पहली शूटिंग अंडमान निकोबार में हुई थी, जिसको काला पानी बोलते हैं, जिसको सेल्युलर जेल बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो सबसे पहली शूटिंग, मतलब वो बीच की शूटिंग थी। सावरकर जी को शायद वहाँ रखा भी गया था। वहीं रखा गया था सबसे ज्यादा। उनको 2 उम्र कैद की सजा हुई थी। आज तक हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 2 उम्र कैद किसी को नहीं हुई। जब जिंदगी एक है तो 2 उम्र कैद क्यों? लेकिन उनको हुआ था, अंग्रेजों ने दी थी 2 उम्र कैदें। और हमने शूटिंग वही ओरिजिनल उनकी उसी बैरक में जाके शूटिंग किया।
और ये बीच के सीन थे। शूटिंग आपने जो ये शूटिंग शायद मेरे ख्याल में 97 में किया था। 97 में। हाँ, हम लोग 96 उस समय 97 में। बहुत दिलचस्प बात है, हम लोग उस समय 8 9 10 साल के रहे होंगे। हाँ, काफी साल हो गए। जी। लेकिन ये था कि वो बीच के सीन की शूटिंग उन्होंने पहले की। ना तो मेरा पहला जीवन दिखाया, ना बाद का दिखाया, और अंडमान का जीवन जो है उनका बीच का जीवन है। तो जहां पर वो क्रांतिकारी बन चुके थे और एकदम बिल्कुल फायर था उनके अंदर, एकदम ब्रांड बन चुके थे जिसको कहते हैं ना, उस तरीके की। तो वो आपकी पहली फिल्म थी। मेरी पहली फिल्म। उसके बाद फिर कैसे स्टार्ट हुआ? इस वीर सावरकर के बाद फिर कौन सी आपको फिल्म मिली सीरियल में? फिल्म तो मुझे नहीं मिली, लेकिन या फिल्म अर्चन आई लाइफ में? नहीं, फिर अर्चन बहुत बड़ी आई। मैं एक स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, आपने नाम सुना होगा, जो ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च किया जिन्होंने, जो कि व्हील। मैं समझा नहीं। ब्लैक होल मतलब एक ऐसा हॉल है, मतलब अपने क्या नाम है, आकाश में आकाश में ओके। जिसकी विकिरण से ये धरती जो है कुछ दिनों के बाद खत्म हो सकती है। ओह। उसको बंद, उसके ऊपर रिसर्च था उनका। और आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट हैं जो व्हील चेयर पर रहते थे हमेशा, उनका नाम स्टीफन हॉकिंग है। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुए। हाँ। तो उनका क्या था, उनका पूरी बॉडी काम नहीं करती थी ओह मैं सिर्फ पूरी। ऐसे- हाँ, सिर्फ बैठे रहते थे और उनका एक कंप्यूटर लगा रहता मैं था। थोड़ा सा पढ़ा हाँ, था मैं। उनकी स्किन भी डेड थी, Right. लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो एक और चुनौतीपूर्ण रोल मुझे वो करने के लिए मौका मिला, मुझे लीड रोल के लिए दूसरी फिल्म में? उसी फिल्म में, अच्छा। जिसको स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट पे थी, जिसका नाम स्रोत था फिल्म का। ओके। और हरीश रावत उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने सावरकर देखी थी, तो उन्हें लगता था कि ये जो चैलेंज है ना, कर ये कोई ऐसा एक्टर ही एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें मुझे सबसे बड़ी चैलेंज जो मेरे ऊपर था ना, वो ये था कि मुझे कोई डायलॉग नहीं बोलना है, लेकिन एक्सप्रेशन में सारे डायलॉग बोलने हैं। एक्सप्रेशन में दिखा सारे नहीं, एक्सप्रेशन में सारे डायलॉग बोलने हैं, उसकी बाद में डबिंग होगी। ऑडियंस कैसे समझेगी उसको, हाँ, क्योंकि वो तो बोलता नहीं था, Voice चैलेंज over ही है, जो। हाँ। वो तो बोलता नहीं था बेचारा, लेकिन उसके अंदर थॉट तो थे। उस थॉट को मुझे एक्सप्रेस करना था, उसके बाद उसकी डबिंग होती। तो मैंने 1 साल तक उसका रिहर्सल किया। सीन को हम देखेंगे। नहीं, उसको मैंने 1 साल तक रिहर्सल किया ओह। इस चीज का, केवल एक्सप्रेशन पे। स्क्रिप्ट बोली जाती तो मैं एक्सप्रेशन पे काम करता था। लेकिन वो इत्तेफाक से वो फिल्म बनी, किसी और के साथ बनी, मुझे निकाला गया उस फिल्म से। मुझे ही नहीं निकाला गया, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को भी निकाला गया। तो डायरेक्टर मुझे लाए थे, तो मुझे लगा कि ये जस्टिस नहीं होगा, मुझे शायद और भी फिल्में मिल जाएंगी। लेकिन मैं भी उस टीम के साथ फिर बाहर आ गया, और प्रोड्यूसर उस चीज को समझ नहीं पाया, ये कितनी डिफिकल्ट फिल्म है। पहले उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन जब उनको लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक अलग टाइप की फिल्म है, तो उन्होंने कोई अपना जो एक्टर था, जो अपनी पसंद का एक्टर था, उसको लेके उन्होंने फिल्म बनाई। और वो फिल्म 3-4 दिन चली, मुश्किल से, कुछ नहीं हुआ उसमें। न्याय नहीं तो वो पूरी जो टीम थी ना, जब आप निकाल देते तो दुख बहुत हुआ मुझे इस बात का, क्योंकि उस दुख इसलिए हुआ कि सावरकर में मेहनत की तो सामने आ गई, लेकिन ये जो मेहनत थी ये बैक स्टेज पर रह गई। आज मेरे से आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना वो मेहनत मेरे पास ही है, मेरे अंदर ही है। लेने के बाद आपने मेहनत किया, उस पर वर्क किया, 2 महीना 3 महीना ट्रायल किया, और उसके बाद फिल्म में निकाल दिया जाए, वो फिल्म किसी और को लेके बनाया जाए, वो फिल्म सक्सेस नहीं होगी। मतलब मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, निकाला मतलब डायरेक्टर को था। हाँ, लेकिन मैं एक्टर के रूप में मानता था कि जिस टीम के साथ मैंने काम किया दिन रात बैठ के, उसने, डायरेक्टर ने मेरे साथ मेहनत की इतनी। आपकी बड़प्पन है कि आपने डायरेक्टर को निकाला गया किसी भी रीजन से, पर उसके बाद आप निकल गए कि नहीं, मैं टीम के साथ का हिस्सा नहीं रहूंगा ना, मैं टीम के सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है, और डायरेक्टर भी फक्र की बात है कि आप तो कोई डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर कोई फिल्म छोड़ना चाहिए, और कभी एक्टर के लिए डायरेक्टर फिल्म नहीं छोड़ता है। नहीं, चूंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी फिल्में चली ना, आप कोई भी देख लीजिए, अभी मैं गदर 2 की भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपने ईमानदारी के साथ एक्टिंग नहीं की ना, तो कोई भी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करता आपको। ये ईमानदारी, ये जस्टिस करना अपने साथ बहुत जरूरी है, पता है आपको। अगर आप जो है वैसी वाली एक्टिंग करेंगे ना, आधी इधर की आधी इधर की, उसके साथ भी इसके साथ भी नहीं, संघर्ष की। उसके बाद फिर सीरियल, उसके बाद फिर एक और भी हुआ इंसिडेंट जो बहुत मतलब मेरे दुखदाई है। राम गोपाल वर्मा ने मुझे जो है कंपनी फिल्म के लिए मेन विलन के लिए मुझे जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे लिया था, मेरे दाढ़ी वाड़ी सब रखवा के उन्होंने गेटअप भी रखवा दिया था। और ये हुआ कि वो विवेक ओबेरॉय बीच में किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, या तो उन्होंने ही कराया होगा, उनके फादर ने, सुरेश ओबेरॉय ने, और फिर हमारी तो कोई ऐसी पहुंच पकड़ और वो थी नहीं। सुना हूं गोपाल वर्मा जी के बारे में, हाल में मुझसे मिला नहीं, बहुत जल्द उनका हम करने वाले थे, इंटरव्यू करने वाले, देंगे अप्रूवल, देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, बात चल रही है अभी।
पर इनके साथ ऐसा बहुत से फिल्मों में मैं सुना हूँ कि लेते हैं और कभी 20 फिल्म से ही उठा के निकाल लेते हैं। बहुत से फिल्मों में किस्सा सुना हूँ, पढ़े भी हैं कि जरूर नहीं है कि कोई एक्टर 2-4 सीन कर भी लिया हो और बाद में उसको भी उठा के हटा देते हैं। अभी रिसेंट में जो किया था हमने एक एक्टर संजय जायसवाल का, वो भी बता था क्योंकि कसाब का जो नाना फड़कर के साथ में था फिल्म, उस फिल्म में भी 2-3 दिन का शूटिंग हुआ था एक लड़के के साथ, पर फिर उनको जमा नहीं तो उन्होंने सीधा निकाल के उसको रख दिया। दूसरे ये आदमी संजय जायसवाल को जो कि बहुत अच्छा कसाब का रोल किया, फिर इसको फाइनली कंफर्म करके इसको ले लिया और पूरी फिल्म कंप्लीट हुई। वो होता रहता है। देखिए ये चीज ना डायरेक्टर के मन में क्या चल रहा है ये आप कैसे जान पाएंगे। जैसे योगेश जी ने कहा ना उस चीज के लिए, भाई शबनम मौसी का कैरेक्टर कोई और अच्छा कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। तो ये जो इन बिटवीन चीजें हैं, ये हम कैसे किसी के मन के अंदर की बात बता सकते हैं, भाई वो क्या सोच रहा है। हम तो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, है ना। ये होती रहता है उनके साथ। हाँ होता रहता होगा, किसी की कुछ इमेज होती है, कुछ किसी तरीके की कुछ चीजें होती होंगी, फाइनेंशियली भी चीजें बहुत सारी होती हैं। अपनी फिल्म में किस लिए आपको रखा गया था, एज द लीड या अब वो विवेक ओबेरॉय ने जो रोल किया उसके लिए बात थी जो मुझे कहा था, और वो भी इसलिए था क्योंकि उन्होंने जब मेरी एल्बम देखी ना सावरकर की, तो मेरे उसमें बहुत डिफरेंट शेड थे। अच्छा, मतलब मैंने 25 साल से लेकर 75 साल तक का एक्टिंग की थी उसके अंदर, तो वो पारखी तो हैं उस चीज के लिए। अब यही है कि अब जब वो मतलब बन नहीं पाई और मेरे साथ नहीं बन पाई तो मेरे लिए तो बैड लकी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं तो यही कहूँगा। कुछ करना चाहते हैं और फाइनली करते हैं और बाद में नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है। हाँ दुख होता है, और फिर खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है आदमी को, कुछ समय तक बहुत मुश्किल हो जाता है खड़ा होना। लेकिन यही है कि वो तो कहना नहीं भाई, आप घुड़सवारी करोगे तो गिरोगे, फिर उठो और फिर से दौड़ो, और यही दौड़ चालू है। अच्छा, गदर 2 में आपका जो सनी साहब का जो फिल्म है गदर, उसमें आपका क्या रोल है? मेरा एक रोल ऐसे पाकिस्तानी का है, एक पाकिस्तानी पंडित है, जब देश डिवाइड हो रहा था उस समय वो आना चाहता था इधर हिंदुस्तान में, तो उसको रोका इसलिए गया कि एक तो वो हिंदू है, और रोका किसने था, जो मुस्लिम ऑफिसर है पाकिस्तान का। तो उसने एक शर्त रखी उसके आगे, उसकी गोद में उसका बच्चा भी है, उसकी बीवी भी कहीं पीछे होगी काफिले के साथ। उसने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लेते हो पाकिस्तान में, तो आपको रहने दिया जाएगा इस देश के अंदर। अच्छा। तो आपके ऊपर चॉइस है। उन्होंने एक गीता रखी और एक कुरान रखा कि जिस पे भी आप सर रख देंगे हम समझ जाएंगे। अच्छा, तो उसके दिमाग में था कि शायद ये आदमी कुरान पे रखेगा जिससे इसको अपने जान का तो सबको अपनी वो रहती है, और बच्चा भी था, मेरे पास बच्चा भी था। लेकिन मैंने गीता पे सिर रखा और उसने मेरा सर कलम कर दिया। तो ये सीन फिल्माया गया है? हाँ, ये पहला सीन है उसका, फिल्म का जो मार्मिक फिल्म का सीन है ये बहुत। तो जो मैं कह रहा था ना, इमोशनल बातें कह रहा था, अगर आप ईमानदारी के साथ एक्टिंग करेंगे तो एक सीन भी आपका पॉपुलर होगा बहुत अच्छा, और लोग जानेंगे आपको। डायलॉग वगैरह कुछ नहीं था? डायलॉग था उसके अंदर, उसी में था। हाँ उसी में डायलॉग था, पूरा एक ट्रीटमेंट भी था और डायलॉग भी था, पूरा था उसमें सीन में। गदर में कहाँ सीन है, मतलब वही था कि और भी 1-2-4 फिल्म शेयर की? नहीं, वो एक बाद में फिर वो जब सनी देओल रियलाइज करते हैं, पूरी चीजें बताते हैं स्टोरी में, उसके बाद वही सीन रिपीट होता है। अच्छा, ऐसा सनी साहब के साथ फिल्म शेयर? नहीं बिल्कुल नहीं था उनके साथ। जो मनीष वधवा है जो मेन विलेन है, उसके साथ सीन था मेरा। अच्छा, मनीष जी के साथ मिला? हाँ, मनीष वधवा के साथ था। मिलना हुआ सनी साहब से? नहीं। सनी साहब से मिलना कब हुआ वो भी मैं अभी बता दूं आपको। अभी एक फिल्म बन रही है लाहौर 1947, उसमें मेरा एक सीन है उनके साथ, और उन्हीं के साथ सीन है, और तब मैंने जाके उनको बताया, तब वो मेरे को मतलब कम से कम 5 मिनट तक देखते रह गए कि ये लड़का वो है जिसने वो वाला सीन किया, बाल निकाले हुए हैं पूरे, और यहाँ पर ये कुछ अलग रूप में है। और इस बार मेरे को उनका आमने सामने सीन करने का मौका मिला। 1947 शूट? हाँ, ये राजकुमार संतोषी जो फिल्म बना रहे हैं आमिर खान प्रोडक्शन की, उसमें मैंने एक ही सीन किया। ये शूट हो गया कि ये पूरा कंप्लीट हो गई, फिल्म ही कंप्लीट हो गई है, अभी डबिंग नहीं हुई है। हाँ जी हाँ चालू है? हाँ बिल्कुल। कब तक रिलीज होगी ये फिल्म आपकी? ये शायद 2025 में है। अच्छा। इसके अलावा और कोई फिल्में आपकी जो? उसके अलावा मैंने एक सीरियल कोई हो? हाँ, फिल्म की एक थर्सडे नाम की फिल्म आई थी, ए थर्सडे। हाँ, उसमें मैंने डिम्पल कपाड़िया के साथ किया, उनके चीफ सेक्रेटरी का रोल किया जी। और बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने आपके साथ 5 फिल्में की हैं। योगेश सर के साथ? हाँ, जिसमें से आपकी मिस अनारा भी है, और औसम मौसम भी है,
और सरगना है। सरगना फिल्म मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत लेवल पे बनी है, और सारे एक्टर्स जो है, क्योंकि मुजफ्फरनगर बेस्ड स्टोरी है और अंडरवर्ल्ड की स्टोरी है, तो उसमें से जो 6 लोग दिखाए गए अंडरवर्ल्ड के, उसमें से एक रोल योगेश जी ने मुझे दिया। और जो अभी जो 695 बनी योगेश जी ने बनाई, उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरे अंदर अटल बिहारी वाजपेयी देखा। वो मेन बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी देखा। हाँ, चैलेंजिंग रोल था और लोगों को पसंद भी बहुत आया, क्योंकि उसी समय पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म रिलीज हुई थी, अटल जी, अटल। लेकिन लोगों ने कहा कि अटल आपने बहुत अच्छा किया, जितने लोगों ने देखा बहुत तारीफ हुई। अटल वाजपेयी जी का जो आपने रोल किया है, हाँ, तो आपने कैसे उसको जब किया, कैसे फील आया अटल जी का? देखिए, सबसे पहली बात है कि उनके दिमाग में फील आया। तो जब आदमी के दूसरे के दिमाग में सोच लेता है, तो एक्टर खुद सोचता है यार मेरे बारे में ऐसा सोचा गया। और थोड़ा मैं अटल जी का फैन भी था, उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी, काफी स्पीचें भी सुनता था। हो सकता है कभी कुछ मतलब बातचीत में बीच में कभी बोल दिया हो तो उनके सबकॉन्शियस में रह गया हो कि भैया ऐसा बोला था उन्होंने और अच्छा लगा था मुझे। तो अटल जी का रोल करना मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उनका जेस्चर पोस्चर एक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत डिफरेंट है, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। पॉइंट पर था कि आपने कैसे उनको किया। मैं आपको एक इसके बारे में और चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोस तो देखो, वीडियोस तो देखे ही देखे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपने बॉडी लैंग्वेज कैसे दिया। देखिए, शक्लो सूरत भी कहीं ना कहीं गौन हो जाती है, लेकिन अगर आप उनको झलक दे देते हैं ना अपनी चीज में कि उनका जेस्चर ऐसा था या पोस्चर ऐसे करते थे, तो आप ना कहीं उस चीज में आपको पहुंचा देते हैं। मैं आपको शूटिंग का बताता हूं। जब योगेश जी शॉट जो है दूसरा लेते थे, तीसरा लेते थे, सपोज मैं इन बिटवीन ना इनके पास बैठने भी नहीं आता था कि मेरे अंदर से ना निकल जाए, मैं वहीं खड़ा रहता था स्टेज के ऊपर। क्योंकि चक्कर ये है कि आपका जेस्चर एक बार भी आउट हुआ ना, तो फिर आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर दूसरे को क्या अच्छा लगेगा। तो मैं तो वहीं ऐसे ही खड़ा रहता था, ऐसी उनकी तरह आंखें जो है सोचता रहता था। और आप जो है मॉनिटर पे रहते थे, तो भैया लाइटिंग का भी सेटिंग होना है, कभी एक्टरों का, जूनियर एक्टरों का, सबका होना है। लेकिन आप अगर वहां जाके बैठ गए तो मतलब आप बातचीत में शामिल हो गए, और मैं बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता था। मुझे पता था कि भैया जो परफॉर्मेंस होती है उसी की चर्चा होती है, बाद में बातें तो वैसी ही रह जाती हैं। तो ये भैया का तो बात ही निराला है एकदम, और हाँ, जो बोलते हैं ये करते हैं, और उस चीज से हटते नहीं, बहुत वो ये मतलब मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं आपको एक घटना और बताता हूँ कि जो राज्यपाल थे यहाँ के महाराष्ट्र के, अभी तो चेंज हुए हैं, रमेश बैस। रमेश बैस जी ने पूरी फिल्म देखने के बाद सिर्फ मेरे ही रोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अटल जी को इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो अटल जी को जानते थे, काफी टाइम रहे थे। तो ये चीज के मैं उपलब्धि मान सकता हूँ। कभी कभी छोटी छोटी चीज भी उपलब्धि आपको दे जाती है, क्योंकि गदर का भी मैं कह सकता हूँ, ये मैं 695 का भी कह सकता हूँ। छोटा नहीं होता है, रोल होता है, उसको बखूबी अच्छे से निभाना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ योगेश जी की बात को लेके, कि अगर कोई आदमी के अंदर सावरकर के बाद वो देख सकता है अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो बहुत कुछ देख सकता है किसी के अंदर। ये चीज होती है इंपॉर्टेंट, कि डायरेक्टर की सोच कहां तक पहुंचती है किसी कैरेक्टर को देखने के बाद, किसी आर्टिस्ट को देखने के बाद, उसकी पर्सनैलिटी देखने के बाद। कभी कभी आप बहुत सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन कोई आपको जो है आतंकवादी का रोल दे देता है, वो दे इसलिए देता है कि ये बंदा निभा जाएगा, ये कर जाएगा, इसके अंदर है। और सरगना में बिल्कुल नेगेटिव दिया मुझे, एकदम नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। बाल मेरे इतने छोटे छोटे करा दिए, और वहां की लैंग्वेज हमें आती थी क्योंकि हम हैं वहां का, और बहुत अच्छा काम किया, खतरनाक काम किया। ऐसी ये चीजें होती हैं, अच्छे से निभाया है, बस ये है। तो गेस सर, फिर आगे के क्या है, फिल्में आपके पास अभी लाइनअप हैं या कुछ चल रही है? अभी बातचीत ही है अभी तो। अच्छा। देखें अभी क्या होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं, 2-3 जो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, जो मेरे एकदम पसंद के सब्जेक्ट है, उस पे काम कर रहा हूँ। फिर शायद ये साल के एंड में शुरू कर। तो अच्छा, आप जो अभी पहले की जो फिल्में रही है, सर का तो बहुत सिंगर्सपूर्ण जीवन रहा है, और सबका, हमारा भी, आपका भी, अब तो हम बात कर लिए हैं। लेकिन एक बोलते हैं कि आदमी को कामयाबी मिलने के बाद आदमी क्या फील करता है, फिर आपको क्या लगा कि उस समय आपके पास घर भी नहीं था, और भगवान के दुआ से अब तो घर भी हो गया आपके, तो बाद में कुछ लगा कि नहीं बस इनफ है, जो करना है करेंगे, जो नहीं, दरअसल क्या है कि अभी भी जारी है कि नहीं,
कहीं मन में कसक नहीं, है? ये कसक तो नहीं है कि भाई अब बहुत कुछ पैसा होना चाहिए या बहुत बड़ा घर होना चाहिए या बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये तो मुझे ना पहले थी और ना मुझे आज है। ओके। मुझे यही है कि कुछ अच्छा कर पाऊं, वो कुछ अच्छी फिल्में बना पाऊं। वो बहुत बस। इम्पोर्टेंट है। नहीं, उसके आप खोज में तो होंगे ना कि मैं अच्छा एक स्क्रिप्ट या अच्छी फिल्में, अभी भी कहीं मन में कसक हाँ। रहती है कि यार कोई ऐसा चीज निकालो जो एकदम यूनिक हो। वही कसक है। अभी भी उसके लिए आप हाँ बहुत है, वो बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ। पूरे हाथ पैर मार बहुत रहे हैं, अच्छा। उसके लिए वो नहीं है। हाँ। ये डायरेक्टर के लिए वही तो बहुत और बड़ी मैं बात खुद है। लिखता हूँ स्क्रिप्ट, मैं खुद ही लिखता हूँ। अच्छा। तो वो मेरी पसंद की है, जब मैं ही लिखता मैं हूँ, लिखता हूँ मेरी पसंद की है। है। अच्छा। कई बार क्या होता है, पहले शुरू में फिल्में जो आई हैं वो दूसरे की स्क्रिप्ट थी, तो कोई वो एक आध फिल्म पसंद आई? नहीं है तो भी हमको करना ही है, मानना पड़ेगा क्योंकि हमें पसंद। पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, काम करने की सही जरूरत बात है, है, बने रहने रहने की जरूरत है। बने रहने की जरूरत है। तो फिर ना ही पसंद है तो भी करना ही है। दूसरे की और हमारे जैसे डायरेक्टर्स का क्या होता है, प्रोड्यूसर अपने हिसाब से काम करवाता है सही बात। कि जी थोड़ा ऐसा ये डाल दो, थोड़ा वो डाल दो, वो डाल दो। क्योंकि हम उस पोजीशन में तो नहीं है कि उसको मना कर दें कि हम्म। नहीं भाई ये नहीं होगा, तो वो बोलेगा ठीक है आप ही नहीं है फिर। नहीं, ये एक्चुअली अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात हाँ, को। कि तो- आपने जिस डिपार्टमेंट को आपने काम दिया है, आप उसकी बात को मानना चाहिए। नहीं है यहाँ पे, ये क्या नहीं है, ये नहीं है। जिसके पास पैसा है ना वो समझता है मेरे पास ही दिमाग है, ये चक्कर है। दिमाग भी और सारे डिपार्टमेंट भी मेरे सारे पास है। डिपार्टमेंट भी उनके हैं। अब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं अपनी पसंद की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। बस आपके इन पे जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है, हाँ। कोई वो फिल्म जो अभी ये 695 आपकी स्क्रिप्ट में मेरी बनी थी? स्क्रिप्ट है, सरगना सरगना, मेरी स्क्रिप्ट है, औसम मौसम 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 भी वो है। मेरी स्क्रिप्ट है। हाँ। अभी और 3-4 आने वाली है। बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्शन के साथ आप स्क्रिप्ट भी कर हाँ, रहे वो हैं। मेरी। बिल्कुल। फिर उसमें क्या जो आपने स्क्रिप्ट किया है उसका एक फील भी अलग आता है, क्योंकि आपको हाँ। जानकारी होता है क्योंकि शबनम मोसी में मैंने पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा था, अच्छा। फर्स्ट टाइम। और फिर धीरे धीरे फिर गाने भी मैंने 2-4 गाने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि औसम मौसम में 6 गाने थे, वो 6 के 6 मैंने लिखे थे। हाँ, लेकिन आपने जो डायरेक्शन किया है उसमें आपको सबसे बेस्ट कौन सी फिल्म लगी कि बहुत सुंदर लगा कि ये फिल्म बहुत देखो, आप अगर आप ये बोलोगे कि डायरेक्शन में कौन सी फिल्म अच्छी लगी, तो मुझे कोई भी नहीं अच्छी लगी, सच्चाई है। हाँ, कहानी में मुझे बहुत अच्छी लगी, कहानी में, परफॉर्मेंस में, हर चीज में। देखो क्या होता है मनोज भाई, फिल्म जो है ना, एक उसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर आप मुझे बताओगे कि ये फिल्म 600 करोड़ की बनी है और आपको ऐसी फिल्म 3 करोड़ में बनानी है, कैसे पॉसिबल या होगा? 5 करोड़ में बनानी है, तो कहाँ से बनेगी? पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्शन भी उसमें किस तरह का हो पाएगा? एक डायरेक्टर को अगर दिन में 4 सीन करने हैं या 5 सीन करने हैं, तो वो कौन सा सीन अच्छा कर सकता है? सही बात है। वो डायरेक्शन कौन से सीन की अच्छी दे सकता है? 1 की या 2 की, बराबर। बाकी तो सबकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो शूटिंग खत्म करनी 20 दिन में, फिर 5 दिन में गाने भी खत्म करने हैं, सब पहले से तय है। तो कैसे होगा? हाँ, अच्छी चीज बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए कम से कम 30, 35, 40 दिन होना चाहिए ना शूटिंग। चाहिए, हाँ, और पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्योंकि पर्दे के ऊपर जो है ना, पैसा दिखता है। बोलते हैं जितना शक्कर डालो उतना मीठा हाँ, मीठा होगा। जो बस सीन है, जिसकी सीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको करनी पड़ेगी। और उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कम बजट रहता है तो कपड़ों में भी कम्प्रोमाइज, सब चीज में लोकेशन में भी कम्प्रोमाइज, खाने में प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी में कम्प्रोमाइज। रहने खाना तो छोड़ दो, वो तो छोड़ वो तो दो, हम 1 महीना भूल जाते हैं हमको क्या मिल रहा और क्या क्या और मिल रहा। खाने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जो फिल्म के शूटिंग के लिए जिन चीजों की जरूरत है, बेसिक, वो तो मिलनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट। जब उसमें ही कमी हो जाती है, आप सोच लो ना, 600 करोड़ की पिक्चर और 5 करोड़ की। और 5 करोड़ की पिक्चर, क्या करेंगे? उनको चाहिए 600 करोड़ वाला रियल। हाँ, मतलब वो सब्जेक्ट वही है उनका। सब्जेक्ट वही है। हाँ, तो 600 करोड़ वो एक एक्टर को थोड़े दे देते हैं, वो तो फिल्म में लगाते हैं, फिल्म में लगाते हैं, फिर शूटिंग में लगाते हैं, बाकी उसके जो और काम है उसमें लगाते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में लगाते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में यहाँ पे लगाते है ही इतना इतना इतना। तो
कैसे डिस्ट्रीब्यूट तो करें? अब हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है एक्टर की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। फिल्म की कहानी, फिल्म के डायलॉग्स और फिल्म का स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले यही हमारे पास बचता है, और हमारी जो तारीफ होती है ना, सिर्फ इसी की वजह से होती है। इसी की वजह से। बाकी ये नहीं बोले क्या पिक्चर है, नहीं, क्या कहानी है, क्या डायलॉग है, क्या सीन है, क्या काम किया है, इसकी तारीफ होती है। एक्टर ने कितना अच्छा काम, यस, ये तारीफ होती यस। है, ये चक्कर। अच्छा, आप जब मुंबई में जब आप आए तो आपकी लाइफ पार्टनर आ गए थे या कुछ चल रहा था स्कूल टाइम पे? नहीं नहीं नहीं, मुंबई में आने के तो बहुत टाइम के बाद, जब मैं जेपी दत्ता साहब के यहाँ पे असिस्टेंट लग गया और एक मुझे वहां से एक रेगुलर तनख्वाह मिलने लगी, तब जाके मेरी शादी हुई है, वो भी मेरे गांव के पास से। अच्छा, यूपी में, बॉम्बे में। अच्छा, यहाँ पे रोमांस करने का तो हमें टाइम ही नहीं, हमारे जेब में पैसे नहीं, पैसे रोमांस का वो कोई अगर करते भी किसी से दोस्ती, वो बोलती कॉफी पिला दो, हमारे पे अपनी चाय पीने के पैसे नहीं, तो कॉफी कहाँ से पिलाएंगे? तो ये, और उसके बाद समय नहीं है, पूरा का पूरा टाइम जेपी दत्ता साहब के साथ जा रहा है, सुबह से लेके रात तक, तो किससे मिलेगा? तो इसलिए कोई ऐसा आया नहीं कारण कि यहीं पे मैं शादी कर लूं या लव मैरिज कर लूं। तो फिर मेरी माँ, जब मैं गया वहां पे, मेरी माता जी ने बोला कि भैया अब तेरी उम्र हो रही है शादी की, अब क्यों नहीं करता है शादी? तो मैंने कहा करा दो। तो फिर जब उनको करा दो के बोल दिया, तो उन्होंने करा दी। ऐसे हुआ। फिर इनके आने से, इनके भाग्य क्या होता है, एक आदमी के जुड़ने का होता है, भाग्य होता है, भाग्य होता है। तो मेरे भाग्य के साथ इनका भाग्य जुड़ा, मेरी वाइफ का, और फिर धीरे 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 चीजें बनने लगी। फिर मेरी बच्ची है, वो हुई। वो होने के 4 साल के बाद या 3 साल के बाद मुझे वो फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान का मिली। वहां से फिर थोड़ा जीवन में सुधार होना शुरू हुआ, और सुधार अभी तक निरंतर चल रहा है। नहीं, आपका उसमें लगन है, मेहनत है, हर दिन अच्छा ही जा रहा है जी। और हर दिन मेरे अंदर, मुझे कोई शौक नहीं है, बिल्कुल। मुझे घूमने फिरने का, खाने का, दिखाने का, पहनने का कोई शौक नहीं है। मुझे एक ही शौक है, बस किसी भी तरह अच्छी फिल्में बना पाऊं, फिल्में बन जाए, लोगों को अच्छी फिल्में दिया जाए, बिल्कुल। तो जब आपकी शादी की बात चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जब आप तो बॉर्डर फिल्म कर चुके थे, और बॉर्डर फिल्म उसमें बहुत नहीं, बॉर्डर तब नहीं की थी। अच्छा, तब नहीं की, तब मैंने क्षत्रिय की थी। क्षत्रिय की थी, हाँ। तो जब लड़की वाले आए होंगे तो पूछे होंगे कि आप क्या करते हैं? हाँ, पूछा उन्होंने, तो उनको पता होगा कि तो उनको तो डायरेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे जो ससुर साहब थे, वो अकाउंट, वो थे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। उनकी ये दो भाई बहन थे, मेरी वाइफ और ये। तो जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने पूछा क्या करते हो? तो अब मैंने बोला मैं फोटोग्राफी करता हूँ। ओके। फोटो खींचने का काम। अच्छा। तो उसमें फोटोग्राफी का बहुत बड़ा क्रेज था, फोटोग्राफी। हाँ, फोटोग्राफी मतलब टॉप थी उस टाइम। कलर प्रिंटिंग वगैरह सब आता था मुझे। उस समय फोटोग्राफर का बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। तो मैंने उनको ये बोला कि ये करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारा घर जो वहाँ है शामली में, वो काफी अच्छा बड़ी उसमें है। तो वो आए, उधर घर देखा, बोले भाई बॉम्बे में भले इसका कुछ ना हो, लेकिन इसका इधर तो है सब, अगर कुछ हुआ भी तो ये कम से कम अपने घर में आ जाएगा। सही बात है। ये देख लिया था। इस बेस पे मेरी फिर शादी हो के फिर आपको पता ही है, बॉम्बे में फिर तो संघर्ष डबल शुरू हो जाता है। डबल हो जाता है। पहले तो अकेले ही है, फिर एक को साथ में अपने संघर्ष में लेना। तो अभी फैमिली में कौन कौन है इस समय? अभी हम 3 लोग हैं फैमिली में यहाँ पे। मम्मी पापा तो हमारे स्वर्गवास हो चुका है। हाँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी है। तो भाई वगैरह होंगे जो? हाँ, भाई उधर सब शामली में ही है। शामली में है, एक हरिद्वार में डॉक्टर है, सब उधर। मैं अकेला मुंबई। अच्छा,
आप यहीं जाते हैं कभी गाँव वगैरह? हाँ सामने में? मैं कोई भी उनका भोजपुरी होता है, भोजपुरी आवेला शादी आपके? नहीं, भोजपुरी इतनी नहीं आती है, अच्छा। पर थोड़ा समझता हूँ अच्छे से, और काफी हमारे मित्र हैं। तो भाभी भी तो घर में सब बात करते होंगे कि भोजपुरी, हाँ भोजपुरी थोड़ा? नहीं भोजपुरी है। हमारा जो है ना, ये क्षेत्र जो है थोड़ा अलग हो जाता है। और वेस्टर्न भी यूपी थोड़ा नहीं, सा- वेस्टर्न हाँ, यूपी। वेस्टर्न यूपी में आ जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, लेकिन समझते सहारनपुर, सब है, लेकिन समझ बोलते हैं। भोजपुरी हिंदी है। हाँ हिंदी है ना, वो भी तो हिंदी का रूप है हाँ, ना। वो तो हिंदी का ही रूप है। हाँ और आप देखिए रामायण पूरी हाँ है ना, अवधि में लिखी हुई पूरी है, जी बिल्कुल। वही है। कितना सुंदर, और पूरी दुनिया पढ़ रही है, हम्म। और पूरी दुनिया को समझ भी आ रही है। समझ में आ रहा है, वही तुम्हें बोला। और क्या चाहिए। तो गांव जाते होंगे, शामली में तो बात करते होंगे लोग, या बहुत लोग बोल देते होंगे हाँ, भरद्वाज जी वहाँ की भाषा में खूब बात करते हैं। वहाँ की भाषा। हाँ। वहाँ की भाषा में बात करते हैं, मजा आता है। हाँ अभी भी हमारे मुंह से निकल जाता है वहाँ। बिल्कुल वही देखिए, बोला वो जाता नहीं है। हाँ वो जो आपका है ना मूल जो वो भाषा है, है, वो नहीं जाएगा। वो जाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, वही मैं इसलिए सवाल किया हाँ, मैंने। तो वो अभी भी है हमारा। अच्छा। और इससे मीठी भाषा आपको कोई है नहीं। बिल्कुल वो जो समझेगा एकदम। अवधि हाँ। भोजपुरी से मीठी हाँ, भाषा कहाँ है? और हमारे जो वेस्टर्न यूपी की खड़ी बोली है। हाँ। उसको मैं खड़ी बोली कहते हैं ना। लखीमपुर खीरी, शामली उमली में गया था। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ सब बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी समझते हैं। हाँ, समझते हैं। मैं- एक आदमी था जो मैं सेट पे था, बोला भाई ए भैया तनी खाना देता मेरा। बनल रहा दे बाबू रहा हूँ, बनारस दे वाले, रहा हूँ। हाँ बनल रहा जिया राजा, जिया राजा। तो जिया हो बिहार काफी के मजा नाम। आता है। मैं तो देखिए इसी वजह से मैं जाता हूँ, मेरे जो कैमरामैन है कदम साहब, इनको भी लेके जाना है वहाँ पे। हाँ, अभी कुछ लोग महाराष्ट्र से भी वहाँ गए थे, जो मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो अच्छा। भदोही में गया था एकेडमी में। अच्छा। तो वहाँ पे मैं वहीं पे था 2-3 दिन। तो वहाँ पे बच्चे लोग थे, तो 4-5 लड़के लोग आपस में सब मराठी में बात कर रहे हैं। तो मैं बोला महाराष्ट्र से? बोला हाँ, मैं सोलापुर आया हूँ, मैं इधर से आया, पुणे से आया। तो बहुत अच्छा लगा कि लोग आ रहे हैं। हाँ, अच्छा लगता है। तो अपना अपना अब एक रंग- चूंकि देखो महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, मराठी हम समझते हैं हाँ बोल नहीं पाते और बोलते भी हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है हाँ, कि बहुत बोलते सालों भी से है मराठी, समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन हम लोग बोलते हैं। हाँ, हम लोग बोलते हैं। मैं तो मैं जब आया था मुंबई में, तो मुझे लगा 98 के आसपास आया था। तो मैं तो जब 8-10 साल 15 साल रहा, तो मेरा क्या है, लोगों के साथ रहना सहना, हमारा जो महाराष्ट्र टीम है, और मैं अच्छा गुजराती भी बोलता हूँ, अच्छा मराठी भी बोलता हाँ, यहाँ बॉम्बे में तो गुजराती मराठी दोनों चलती है, यही तो लोग रहते उतनी हैं, हिंदी चलती है। उतनी हिंदी हूँ। चलती है। हाँ, बिल्कुल। एक मराठी आदमी भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान का पहला स्टेट है हाँ, कि मराठी आदमी भी एक दूसरे के साथ भले मराठी हिंदी जरूर बात कर लेगा। हाँ, आप और यहाँ अदर पे स्टेट में जाइए, दो महाराष्ट्रियन भी आपस में हिंदी में बात करते हाँ हैं। बात करते हैं। करते और हैं। दूसरे स्टेट में देखता हूँ कि बहुत से स्टेट हम घूमते रहते इवेंट्स के लिए, हाँ। तो वहाँ वो आदमी अपने ही भाषा में बात करेगा। हाँ, बंगाली होगा तो बंगाली में बंगाली करेगा। बात करेगा। हाँ। साउथ का है उड़िया साउथ होगा तो में। उड़िया में यहाँ करेगा, पे साउथ करते वाला लेकिन सब। महाराष्ट्र में इसलिए लोग आज उत्तर भारत के लोग जो आ रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ बोर्ड हिंदी में है, यहाँ पे रहन सहन हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का क्या मिलते जुलता सबसे है। बढ़िया बात क्या है, ये मराठी और हिंदी हाँ उनकी लिखाई एक ही है। एक ही है, ये लिपि एक ही है, है। थोड़ा सा फर्क है, देवनागरी है, बस थोड़ा सा वर्ड हाँ। का फर्क है, इसलिए यहाँ लोग सेटल हो जाते हैं। हाँ, देवनागरी और है। बंगाली में जाओ या चेन्नई में जाओ, कहीं जाओ, तो वहाँ लिखा भी अलग और है, आप समझ आता कुछ भी बोलिए, जो ये महाराष्ट्रियन है ना, इनका दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। नहीं। ये हमें भी आपको अच्छे से बर्दाश्त करते हैं हम्म, और आपको प्यार देते हैं, नहीं तो ये चीज दूसरे में नहीं होगी। मैं तो बोलता हूँ लोगों को, यहाँ कि पे है। इतना हमारे लोग यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हैं, जी खा रहे रह रहे हैं, अदर स्टेट में इतना लोग सर्वाइव नहीं कर नहीं पाते, कर कहाँ पाते। हो जाता है, क्योंकि ये इन्हीं का जिगर है। इनका जिक्र है, इसलिए और महाराष्ट्र ये ये बहुत आपको अच्छे से पूरा रेस्पेक्ट देते जगह हैं। देते हैं, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, बिल्कुल ये करते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत हाँ, रेस्पेक्ट करते हैं। मैं और भी साउथ में भी हम लोग 1-2 बार गए हैं, लेकिन जितना महाराष्ट्र के अंदर लोग उत्तर भारतीय, यहाँ पे हर लोग हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर भारत से हैं, बंगाल से हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं। प्रॉब्लम और सबसे इसमें बड़ा बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चलाया है इस लेवल पे, गवर्नमेंट हो, मुंबई पुलिस हो। हाँ, पुलिस आप अदर स्टेट में जाइए, थोड़ा सा पक्षपात करेगी पुलिस। नहीं जो यहाँ स्टेट- पे यहाँ नहीं, मुंबई पुलिस तो अच्छी बहुत पुलिस अच्छी है। मुंबई बहुत। पुलिस है ना, जो गलत देखेगा उसको तुरंत एक्शन हाँ। करता है, ये हाँ। सबसे बड़ी बात है मुंबई पुलिस के लिए, इसके लोग यहाँ सर्वाइव कर लेते और हैं। मुंबई की सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे किसी भी प्रदेश का हो
कोई भी भाषा का आदमी हो, हाँ। उसको हिंदी आती है। बिल्कुल सबसे बढ़िया बात यह है। भले तमिल का हो, तमिल का भी, उसको भी भले हिंदी आती है, तेलुगु का हो, तेलुगु को भी हिंदी आती है, कन्नड़ कन्नड़ को भी हिंदी आती है, पंजाबी को भी हिंदी पंजाबी को आती भी है, हिंदी आती है। गुजराती को भी सबको- हिंदी सबको आती है, बंगाली को भी हिंदी बिल्कुल आ जाता है। सबको आती है। माहौल में सबसे सब अच्छी है। बात ये है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मुंबई में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है बिल्कुल सही बात है। क्योंकि राष्ट्रभाषा की वजह से जो है सबको आती है बहुत अच्छे से। सबको आती है। कोई मराठी आदमी बहुत अच्छा हिंदी बोलता है। हाँ, बहुत अच्छा। तो गेस सर, आपके एक चीज सवाल रहेगा था मेरा, वो मैं जानना था कि मैं बातें अपनी होने लगी कि आपने इतनी सारी फिल्म किया, मुझे लग रहा है कि 10-15-20 फिल्में तो हो गई, लेकिन 10 के ऊपर ही हो गई। तो कभी किसी आप जो चाहते हो आर्टिस्ट से निकालना है और आर्टिस्ट थोड़ा सा बड़ा हो, कोई भी आर्टिस्ट एनीथिंग, तो आपके साथ सेट पे कुछ अनबन हो गया हो, कह रहे यार ये क्या, ऐसा कुछ लाइफ में हुआ आपके साथ? मचमच हो गया हो किसी भी मेरे चीज़ को? साथ में किसी एक्टर के साथ आज तक अनबन हुई नहीं। अच्छा। एक फिल्म में कर रहा था, जो पहली फिल्म थी मेरी, बॉर्डर हिंदुस्तान, उसमें आदित्य पंचोली थे। जी। आदित्य पंचोली का नाम बहुत लोगों ने बदनाम कर रखा था और मुझे बहुत डरा रखा था अच्छा। कि यार वो आदित्य पंचोली ऐसा है, वो उस झगड़ा समय वो हिट करता चल रहे है। थे। वो हिट थे, वो हाँ। बहुत हिट थे। ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत मेरे को बोला हुआ था। बाहर के लोग, प्रोडक्शन बाहर के लोग, प्रोडक्शन के लोग, प्रोड्यूसर, ये सब सबने बोले। बोला। तो मुझे भी अंदर से वो लग रहा था यार इससे झगड़ा ना हो जाए। लेकिन वो आदमी इतना अच्छा मेरे साथ रहा ना। आपको उसका किस्सा बताता हूँ। उनका हमने 10 दिन का वो किया था, शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल, और 10 दिन का पैकेज था उनका ओके, कि भाई ये 10 दिन में आपको इतना पैसा मिलेगा। मिलेगा। हाँ। तो वो ओके हो गए थे और उन्होंने बोला यार 10 के ऊपर होगा तो फिर मैं चार्ज करूंगा। फिर मैं चार्ज करूंगा और उससे ज्यादा करूंगा जितना तुमने पैकेज बनाया। तो हमारे प्रोड्यूसर ने बोला ठीक है जी। और फिर मुझे प्रोड्यूसर ने बोला जी हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। तो हमने शूटिंग वूटिंग किया तो उनका 2 दिन बढ़ने वाला, सब काम रह गया क्योंकि वहां मनाली में मौसम खराब हो गया। तो 2 दिन हम शूटिंग नहीं कर पाए, तो 2 दिन बढ़ गए। अब प्रोड्यूसर साहब मेरे पास आए, बोले योगेश जी संभाल लो। प्रोड्यूसर कौन था? सॉरी। एच.एस. तनेजा साहब थे। अच्छा, प्रोड्यूसर, तनेजा। काफी फिल्में बना चुके थे। तो उन्होंने बोला कि अब आप संभालो, ये तो 2 दिन का मामला गड़बड़ एक्स्ट्रा होगा। हाँ। कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। आदित्य पंचोली, जिसके बारे में इतना सब मेरे को लोगों ने बताया हुआ था, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ये 2 दिन बढ़ रहा है। तो बोले फिर मैं क्या करना चाहिए? अरे बोले तुम करो यार, पैसा नहीं चाहिए, तुम करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन करना तुम करो बिंदास। बहुत बढ़िया बात। पैसे नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन अभी उनको मत बता देना, प्रोड्यूसर साहब को। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता देना। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रोड्यूसर, अरे तनेजा साहब 1 मिनट आना जरा, ये डायरेक्टर आपका क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। मैं नहीं करने वाला 2 दिन का, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए और तब मैं तुम्हारा ये 2 दिन करूंगा। उनका दिमाग एकदम हिल गया होगा। तो वो हिल गया, तो उनको जवाब ही नहीं आया कुछ। वो चले गए, बोले हाँ देते हैं करके आपके पास चले गए। फिर मेरे पास आए, बोले योगेश जी ये तो गड़बड़ हो गया। वो तो बोल रहे ऐसा ऐसा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, कैसे करेंगे, हम तो गरीब आदमी। और प्रोड्यूसर बोलते ही हम तो गरीब प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? मैंने कहा करेंगे, वो आपकी बात हो गई? मैंने हो गई। अरे योगेश जी बचा लिया। शांति मिले। और मजे की बात बताऊं आपको, अक्षय खन्ना थे उसमें। तो अक्षय खन्ना का भी 10-12 दिन का काम था। तो उनकी ड्रेसेस बननी थी। ड्रेसेस चाहिए ना, बिल्कुल। तो कुछ 7-8 ड्रेसेस चाहिए थे। तो उनका जो ड्रेस डिजाइनर था उसने एस्टीमेट बना के दिया। बोले जी ये आपकी 8 ड्रेस बनेंगे, तो ये करीब 3 लाख रुपए जाएगा।
बन जाए। उस समय 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर तो परेशान हो गए, ओह माय गॉड। बोले योगेश जी क्या करें, मर जाएंगे हम, आप करो कुछ, क्या करना है। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रेस तो चाहिए चाहिए। प्रेस तो चाहिए, क्या कर सकता हूँ। नहीं योगेश जी ये तो हमसे होगा नहीं, ये तो हम कैसे करेंगे, हम गरीब आदमी हाँ हैं। हाँ हाँ। मैं बोला यार क्या करूं, तो मैं डरते डरते अक्षय खन्ना के पास अंदर से मैंने कहा यार ये सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अक्षय जी, मैंने कहा ये प्रोड्यूसर मेरा ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो कितना कर पाएगा। मैंने कितना भी नहीं कर पाया। क्या करना है, ये तो सहूलियत है तो। मैंने कहा सर आप 8 नहीं 4-5 ड्रेसेस आप अपनी ले आइए, अच्छा। अपनी दे दीजिए। हाँ तो ऐसे देखा मैंने, ठीक है ठीक है। क्या होता है जो समझदार आर्टिस्ट होते हैं ना, वो परेशानी समझते हैं, समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि यार ये पहले फिल्म इस डायरेक्टर की है, प्रोड्यूसर इतना बड़ा है नहीं, तो कहाँ से करें, समझते हैं। उन्होंने बोले ठीक है ही बोला, बस ये मैं कर लूंगा और मैं ले आऊंगा, कुछ नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट डे कम से कम 15-20 ड्रेस के साथ में उनका बॉय आया, देखो ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। वो अक्षय उसने खन्ना ने। पूरा लाइन से लगा दिया। ओह बोला योगेश जी आपको जो चाहिए इसमें से ले लो और तब तक रखो जब तक कि ये फिल्म का सेंसर ना हो। बोलिए कॉपरेशन है, और क्या, ये कॉपरेशन है। अक्षय खन्ना जी का। अक्षय जी के नहीं वो बहुत अच्छा एक्टर है भाई, बहुत अच्छा एक्टर है वो। इतना बढ़िया मैं सुना हूँ बहुत गंभीर आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है। और Supporting इतना बढ़िया लोग बोलते हैं सबके बारे में कि ऐसा रहता है। इनके साथ मैंने काम किया, मेरा बिल्कुल भी किसी से कोई पंगा नहीं, बहुत जैसा बोला वैसे ही जिस किया। तरह हाँ, बोला वैसे ही उस किया। तरह किया। बस बढ़िया, इससे अब अच्छा। ये सब करने के बाद मुझे समझ में ये आता है कि अगर आप अच्छे हैं ना भाई हाँ, साहब, हाँ। तो आपके सामने तो सामने वाला अपने आप ही अच्छा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो ये कहानियां बनाते हैं फला एक्टर इतना वो करता है, भैया आप भी करते होंगे तभी तो वो करता है, नहीं, क्योंकि कुछ लोग एक्शन हवा भी का बना रिएक्शन देते है हैं। ना। आप जो जैसा करोगे, सामने से वैसे वैसे ही ही आने वाला। बस ऐसा वाला बात होती है। जब वो बोलते हैं ना कि खुद अच्छे तो जग अच्छा, जग अच्छा। हमें अच्छा पहले होना आप बताए पड़ेगा। आदित्य पंचोली जी के साथ में इतना हवा बना दिए लोग। और मैं आपको बात बताऊं, हाँ ये और भी कमाल की बात है। अच्छा बताइए बताइए, वो तो हम सुनना आशुतोष चाहेंगे। राणा, हाँ आशुतोष राणा जी उस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन थी, अच्छे पैसे ले रहे, हाँ। सब कुछ ले रहे। हमारे उनके कुछ पैसे का प्रोड्यूसर ने बोला कि ये कुछ लाख रुपए, कुछ लाख मैं आपको रिलीज पे दूंगा। ठीक है, आशुतोष जी को कि आपको? आशुतोष जी, आशुतोष जी को। हाँ। अच्छा, बोला योगेश जी, हाँ मैंने कहा दे देंगे, ओके डन, अच्छा। करो रिलीज, मालूम वो हो गया, रिलीज पिक्चर हो गई। पिक्चर तो लॉस नहीं गई। तो आशुतोष जी आए ऑफिस, बोले जी वो मेरा अमाउंट चेक ले दिया था उनको, जो वो चेक लेके आए, भाई इसको मैं डालूं क्या? देखो आशुतोष राणा जी का देखो बड़प्पन, देखो डाला नहीं चेक, वो बोले मैं इसको डाल दूं। प्रोड्यूसर मेरे को बोला सर नहीं है। कहाँ से डाल? तो राणा जी बोले कि यार भाई क्या करें बताओ योगेश जी, आप बताइए क्या करें, चेक है मेरे पास। मैंने कहा सर ये दे नहीं पाएंगे। बोला आप? आशुतोष जी को आपने बोला? हाँ ओके। मैंने कहा सर ये दे नहीं पाएंगे, ये चेक कब, आप मत डालो, हो जाएगा। बोला आपके लिए फाड़ दिया। फाड़ के टाइम। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। बोला योगेश जी आपके, फाड़ दिया, देखो फाड़ के वहीं फेंक।
आज के आर्टिस्टों में बहुत कम होता है। और शिकन नहीं भाई साहब चेहरे पे है। ये देखिए ना। गुस्से में फाड़ा, हाँ, गुस्से में नहीं, कॉपरेशन में फाड़ा। कोऑपरेशन में। जैसे प्यार से ना, योगेश जी आपके लिए आपने फिल्म अच्छी बनाई। बस ये मेन बात है ना। ये होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर। अरे कम में है ना, लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट में। देखो मतलब कितने बड़े उनका पीठ पीछा है आशुतोष राणा, इतना बढ़िया। फिर? मेरे साथ सारे एक्टर बहुत अच्छा अच्छे। किया सब काम। और जैसे शैलेंद्र भाई है या विजय राज है, ये पैसा भी नहीं पूछते कि क्या मिले। ट्रस्ट होता है ना, फिर ट्रस्ट होता है। कुछ नहीं, प्रेम बोले- भी होता है। अगर इनको बोलो भी ना कि भाई क्या लोगे, तो बोले कभी हमने मांगा क्या आपसे। बस जो डिसाइड कर लिया ऐसे ठीक है। बोलते। उनको पता है कि आप कम दे नहीं सकते और बहुत ज्यादा दे भी नहीं सकते। हाँ, एक ट्रस्ट होता है। सुंदर जी को आप बोल रहे हैं कि सुंदर भाई एक फिल्म करना है, तो सुंदर भाई आपकी मुझे लगता है कोई मना कर नहीं पाएगा, करा। चाहे जो भी रोल हो। तो ये एक विश्वास होता है। विश्वास होता है। और जब मैं किसी एक्टर को कोई अपनी फिल्म में कोई किरदार निभाने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं बेस्ट काम करूँ, बिल्कुल भी। उसको अच्छा काम। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आज हमारे लोगों को पता चलेगा कि ये किस्सा हुआ है। और सर कोई ऐसा कोई किस्सा जो बॉर्डर फिल्म है, क्योंकि बॉर्डर फिल्म एक इतिहास रचा है। बहुत जबरदस्त उसके गाने वगैरह, एक्शन, फिल्म, डायलॉग, डिलीवरी, मतलब बैकग्राउंड। देखिए बॉर्डर में देखा कि पर्दे पे देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा रियलिटी फील होता है कि ऐसे होता है। बॉर्डर में क्या हुआ, उस पे कुछ किस्सा हुआ, इतनी बड़ी फिल्में हुई। वो तो पूरा ही फिल्म किस्सा है। अच्छा, उसकी शूटिंग हमने 60 दिन तो 60 नाइट की है। ओह माय गॉड। 60 डेज नाइट शूटिंग। और दिसंबर जनवरी में, ठंडी में और रेगिस्तान में। और लगता नहीं बीकानेर। ठंड में शूट किया गया हो। रेगिस्तान में इतनी ठंड पड़ती है, हमारे जो पैर है ना सुन्न हो जाता है, बताइए। पूरे सुन्न हो जाते थे। और हम लोग 5 बजे के आसपास होटल से निकलते थे और 6 साढ़े 6 बजे लोकेशन पे पहुंचते थे। बाप रे। और सुबह सूरज निकलने से कुछ ही चंद मिनट पहले शूटिंग बंद होती। बताइए। पूरी रात। और फिर जाते थे वहां से 80-90 किलोमीटर लोकेशन से हमारा होटल था। बाप रे। 90 किलोमीटर। और उसमें बस में सो जाते थे, गाड़ी में सो जाते थे, सो के फिर बताइए। होटल जाते थे, नहा के थोड़ी देर पड़ जाते थे। हाँ। तब तक 4 बज जाते थे, निकलो। फिर से मुझे निकला। लगता है कि आर्मी का एकदम पूरे यूनिटी को फील हो गया होगा कि आर्मी जो थी ना वहां पे, हमने रियल जेपी साहब ने रियल आर्मी बुलाई थी। 300 लोग आर्मी के रियल थे, रियल। अच्छा, जो ये जॉब गवर्नमेंट ऑफ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी के लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि रियल फोर्स भी वहाँ पे आई। हाँ, वो हमको ये बोलते थे कि यार तुम लोगों ने तो फौजियों को भी माफ कर दिया। ओहो, मतलब तुम इतनी मेहनत करते इतनी हो, मेहनत फौजी करते भी हो। नहीं करता इतनी। नहीं करता। हम बोले फौजी हैं, इतनी मेहनत तो हम नहीं कर पाते। हम फौजी होते हुए इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी आप कर रहे हैं। बड़ी बात है। इतनी मेहनत। वो बोले यार तुम लोगों को सलूट है। हाँ। और सनी साहब का जो मेजर का जो रोल है फिल्म के अंदर, उसका कुछ किस्सा आपके साथ हो, क्योंकि आपने साथ में रहे हैं, आप पूरी यूनिट साथ में रहे, तो सनी साहब बोलते थे यार तुम लोग इतनी कैसे कर लेते हो, इतना सब सुबह से सोना नहीं, कुछ नहीं, खाना भी रेत में खाना खा रहे, और वहां पे हवाएं चलती हैं पूरा, जैसे ढक्कन खोला रेत अंदर, ढक्कन खोला रेत अंदर, रेत अंदर। बताइए। तो रेत वाला खाना हमने खाया। देखिए क्या करेंगे। पानी में भी सब रेत आ जाता था। इतना सबने इतनी मेहनत की, तभी तो वो पिक्चर हिट हुई है। इतनी मेहनत के बाद लोगों की एकदम जान पे बनी है फिल्म। जान पे बनी। उसमें डायरेक्टर से लेके और एकदम नीचे तक का आदमी, सब ने इतनी मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की। अमित घनश्याम जी हैं। हाँ, और आप लोग जुड़े भी हैं, पहले से लोग आपके साथ हैं भी लोग। हाँ, पहले से। अमित जी आपके साथ हैं। अमित जी के वजह से हम आपसे मिले, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे लोग हैं सब। हाँ, अमित घनश्याम का उसमें क्या हो गया, उसमें एक कैरेक्टर चाहिए था थोड़ा कॉमेडी करने के लिए, तो उसमें कई एक्टरों को बुलाया था, तो बॉस को नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बुलाऊं क्या।
अरे बोले बुला यार अभी अच्छा, बॉर्डर से पहले आपका पहचान था अमित जी के साथ? हाँ, अमित से मेरी पहचान थी। हम्म, तो यार बुला, तो मैंने अमित को किया। फोन उस टाइम पेजर था ना, पेजर था। हाँ पेजर पेज किया, उधर से वो फोन आया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई जेपी दत्ता साहब के ऑफिस में आ जाओ और एक तुम्हें काम मिल रहा है। वो तो बहुत खुश हो गया। वो तो फिल्म सिटी से टैक्सी पकड़ के माहिम आ गया गरीबी में। वहां से टैक्सी पकड़ी फिल्म सिटी से सीधा, बेचैन हो गए होंगे, बेचैन हो दत्ता की जो की फिल्म आया, मैंने मिलाया हम्म, तो बोले ये डन बिल्कुल हो गया। सर कभी ये फिल्म बॉर्डर को तो मुझे लग रहा है कि 20-25 साल तो हो गए होंगे, 25 साल लगभग। हाँ। बीच में फंक्शन भी हुआ था। हाँ सनी साहब से बातचीत होती है अभी? मेरी बहुत टाइम हो गया सनी साहब से बात नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली मैं जैसी फिल्म में बनाता हूँ उससे कोई सनी साहब का मेरा कनेक्शन अप्रोच। अच्छा, मैं वैसा डायरेक्टर या वैसा इंसान में हुई नहीं कि मैं बिना मतलब लोगों को फोन करता हूँ, सर नमस्ते मैं योगेश बोल रहा हूँ, मैं कैसा है आप कैसे हैं, वो मेरा कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, जो मेरी फिल्म में काम के लिए जो मुझे चाहिए मैं उसी को फोन करता हूँ, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। जेपी दत्ता से तो होती होगी। सनी साहब का बता रहा हूँ, तो बॉर्डर के बहुत टाइम के बाद शबनम मौसी भी आ गई थी, मैं कभी मिला नहीं सनी साहब से, कभी मुलाकात नहीं। एक दिन उनकी शूटिंग चल रही थी इधर लोखंडवाला, अच्छा सर्कल के पास, तो हमारे जो एक एक्शन डायरेक्टर प्रेम शर्मा, वो शायद उसमें कुछ कर रहे थे काम, तो उन्होंने बोला चलो जरा सनी साहब से मिलते हैं। मैंने कहा यार वो पहचानेंगे नहीं तो क्या फायदा मिलके, जब मुझे पहचानेंगे नहीं तो मैं क्यों मिलूं। अरे चलो तो आपको पहचान लेंगे यार, बॉर्डर में किया काम, क्षत्रिय में काम किया, उनके आना जाना तो हम चले गए मिले। अरे बोले तुम्हारे बारे में सब पढ़ता रहता हूँ, तुम क्या समझते हो? देखो कि मैं सनी साहब, हाँ बोले जितना भी तुम कर रहे हो ना काम, वो सारा मैं पढ़ता हूँ। शबनम मौसी किया तुमने, बॉर्डर हिंदुस्तान का देखो, तुमने, अनारा तुम कर रहे हो, देखो पूरा बताया उन्होंने। बहुत बड़ी बात। अरे यार, और आप भाग रहे हो तो मिलने से तुम भाग रहे हो। हाँ वो होता है ना आदमी के पहचानेगा नहीं पहचानेगा इसलिए। तो है एक्टर्स सनी साहब तो मैं उनसे मिला, हालांकि मेरा फोटो उनसे बहुत बार मिलना हुआ है, हेमा जी का फंक्शन हम लोग करते हैं, तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत अच्छे इंसान। आज भी वो लोगों फैन को उनके पिताजी से देखो, सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप अच्छे हैं ना तो सामने वाला कैसा भी हो उसको अच्छा होना ही पड़ेगा, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आदमी को गुस्सा नहीं आता, अच्छे आदमी, सारे एक्टर अच्छे हैं लेकिन वो क्रोधी भी हैं अपने तरीके से, लेकिन किससे लड़ते हैं? जो उनसे लड़ते हैं बस। वो वरना क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? कोई उनका दिमाग तो खराब है नहीं, सब अच्छे हैं अगर आप अच्छे हैं। अभी अभिषेक बच्चन है, उन्होंने हमारे साथ काम किया रेफ्यूजी में, पहली फिल्म थी। अभी जहां भी वो इंसिडेंट ही होता है कि कभी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी एक बार आमने सामने मुलाकात हो जाती है, सामने से आवाज देते हैं, अरे योगेश जी, तो ये हमारे लिए बस उतना ही बहुत हो। हम तो उनको कभी फोन करते नहीं, कभी कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, ना मुझे फिल्म में लेना उनको, सही बात है, तो है ही नहीं। लेकिन मैं एक मैसेज, कभी उनका बर्थडे होता तो मैं कर देता हूँ। तो मेरी वो आदत ही नहीं है कि लोगों को मिलजुल के भाई हेलो जी, नमस्ते जी मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा फिल्म रहेगी, अगर देखो एक एक्टर मैंने सोचा कि भाई ये एक्टर इसमें सपोज तो भी कोई हीरो है, वो आना चाहिए, तो मेरे को ये बहुत जरूरी नहीं लगता कि यही होना चाहिए, ऑप्शन भी है नहीं होगा कोई बात नहीं, अपन नए को हीरो बना ऐसे। बहुत बड़ी बात है। सर जी, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो शेयर करना चाहते हैं फिल्म सेट पे? किस तरीके का इंसिडेंट आप पूछना चाह रहे हैं? कुछ भी, जैसे योगेश जी ने बताया कुछ ट्विस्ट कहानियां जो मतलब फिल्म से रिलेटेड है ना, फिल्म के अंदर खाने पे हो गया। मैं फिल्म के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने ना अपनी जिंदगी में जो पहला एक्टर देखा था वो टॉम अल्टर था। अच्छा। और मेरी यहाँ सिस्टर रहती है, बड़ी सिस्टर, जिनके पास मैं आया था शुरू में मुंबई, तो
वो जुहू चौपाटी का सबको इंटरेस्ट रहता है, तो मैं छोटा था, मैं जुहू चौपाटी गया घूमने, तो वहाँ पे एक ऐड की शूटिंग हो रही थी और वो मुझे दिन याद है, वो 25 जून 1983 था जिस दिन भारत और वेस्ट इंडीज का फाइनल होना था वर्ल्ड कप का। और वो जल्दबाजी कर रहे थे, टॉम अल्टर, हाँ कपिल देव की जो कैप्टनशिप थी, तो टॉम अल्टर जल्दबाजी कर रहे थे कि जल्दी से शॉट ले लें। और वो बारिश पड़ती रहती है मुंबई में, मालूम है जून में भी पड़ती है बारिश, तो जून में पड़ रही थी, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने जल्दबाजी शॉट दे के अपना चले गए। तो मेरे लिए ये अट्रैक्शन बहुत बड़ा था कि इतने लोग खड़े होके इनकी शूटिंग देख रहे हैं, और ये बंदा जो है वो है जो कि क्रांति फिल्म के अंदर जिसने वो रोल किया था, उस समय बहुत स्लिम से थे अंग्रेज। तो मेरा पहला एक्टर जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा यार ये हमसे अलग होते हैं, इनको इतनी भीड़ देखने के लिए आती है। तो मुझे नहीं पता था ना कि मेरी जिंदगी में वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल करेंगे सावरकर के अंदर, और मेरा उनसे आमना सामना होगा, और इतना आमना सामना होगा कि मतलब कितने सीन होंगे। तो पहली बात ये हुई कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो अब मुझे अपने बारे में नहीं बताना है, कोई अच्छा एक्टर होगा ना तो वो सीन देख लेगा। तो मेरा वहां पर एक सीन है, मैं कोलू चलाने का सीन है। वहां पर ऐसा था कि जो क्रांतिकारी लोगों को रखा जाता था उनसे कोलू चलवाया जाता था, मतलब तेल निकलवाया जाता था, नारियल का तेल निकलवाया जाता था। कोलू जो बैल चलाता है वो आदमी चलाता था। तो मेरा एक सीन था उनके साथ, क्योंकि वो जेलर बने थे अंडमान में, और वो मेरे साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं एक सीन का। तो हुआ ये कि वो एक राउंड में मैं चल रहा हूँ और बार बार वो मेरे साथ राउंड में आ रहे हैं, और कैमरा टॉप में लगा था, मतलब कट होना नहीं था उसमें पूरे सीन में। तो जो उसका हैंडल था ना, जो हैंडल था कोलू का, वो मेरे सामने आ गया, उनका पेट दिखाया गया था थोड़ा बड़ा। अच्छा। अगर मैं वो हैंडल रोक देता तो सीन कट हो जाता, और अगर वो हैंडल में चलता रहता तो उनको वो पेट में चला जाता। तो मैंने ये सोचा मैं सावरकर हूं और ये जेलर है, अब हम एक्टर नहीं है, चंद सेकंड में सोचा ऐसा, और मैंने वो उनका हैंडल जो है उनके पेट में डाल दिया, और वो पीछे हटे एकदम से अचानक से, और वो मैंने जो पूरा सीन किया उसके बाद क्लैप हुआ, हमारा सीन अच्छा हो गया, सीन बहुत अच्छा हुआ, और क्लैप हुआ। और क्लैप के बाद उन्होंने सीधा मुझसे पूछा, भाई तुमने कौन से इंस्टीट्यूशन से सीखा, कहाँ से सीख के एक्टिंग आए? तो मैंने बोला मैं इब्राहिम अलकाजी साहब का स्टूडेंट हूँ। बोला वो तो दिख गया मुझे, नसीर साहब, ओमपुरी साहब कितना जिक्र करते हैं अलकाजी साहब का। और मुझसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मैंने कहा जी एक छोटा सा सिटी है, मुजफ्फरनगर नाम है उसका। बोला वो मुजफ्फरनगर जिसमें एक मेट्रो होटल है बस स्टैंड के सामने। मैंने कहा अरे आपको कैसे पता? मेट्रो होटल मुजफ्फरनगर, अंडमान में बात हो रही है। और मैं फैन इसलिए था क्योंकि मैंने पहली शूटिंग देखी थी, मैं सच अपने मन की बात बताऊं। तो मैंने कहा, वो बोला भाई मैं मसूरी का रहने वाला हूँ, तो मैं वहीं से निकलता हूँ, मेरी बस तो वहीं से निकलती है, मुजफ्फरनगर से निकलती है। तो लाइफ में ये भी होता है कि जिस आदमी के बारे में हम सोचते हैं या बहुत दूर से देखते हैं और वो आदमी सडनली अपने सामने आ जाए तो खुशी है ना, बहुत आसमान। मतलब खुशी की एक बात ये भी थी साथ साथ, जब मैंने उनको वो इंसिडेंट याद दिलाया ना, मैंने कहा बहुत आप जल्दबाजी कर रहे थे, और वो एक रेप का सीन था, वो लड़की के खरोच लगी हुई थी, जो की बात थी। बोला मैं इसलिए जल्दी कर रहा था कि मैच शुरू होने वाला था। मैं डायरेक्टर को बोल रहा था भैया फाइनल है और तुम जल्दी शूटिंग खत्म करो। अच्छा, हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं, लेकिन मुझे वो डेट याद थी आज तक। तो मैंने कहा मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य सर कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम किसी एक्टर को रूबरू देखा था, और आपके साथ मुझे मौका मिला करने का, और उसके सामने आपने एक्टिंग भी किया। नहीं फिर वो बहुत अच्छे इंसान भाई, बहुत ही अच्छे इंसान। जी का मैंने इंटरव्यू देखा था कि अमिताभ बच्चन जी के सेट पे उनके मम्मी पापा लेके गए थे कहीं कश्मीर में, और बचपन में, और अमित सर अंगूर खा रहे हैं और अक्षय कुमार जी अंगूर को देख रहे हैं, तो अंगूर उन्होंने उसको दिया, बुलाया। अक्षय कुमार ने कभी खट्टा था अंगूर, लेकिन वो खा लिए, वो समझे नहीं का। सौभाग्य हुआ कि आज जो इंडस्ट्री के बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़ी बहुत योगेश जी ये चीजें याद रह जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट और भी हैं, फिल्म के भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा ना इमोशनल इंसिडेंट मुझे लगा। और इतने अच्छे इंसान यार, और इतनी अच्छी उनकी हिंदी ना, जो हिंदी वाले हिंदी नहीं बोलते, मैं आज भी बोल सकता हूँ ये बात, क्योंकि बहुत लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया था ये बात, अरे आपकी हिंदी क्यों इतनी अच्छी? या मुझे आज तक ये समझ में आता, मुझसे लोग ये क्यों पूछते हैं तुम्हारी हिंदी क्यों इतनी अच्छी है ना? मैं तो हिंदी अच्छी बोलता हूँ, तो इसलिए हिंदी अच्छी है मेरी, क्योंकि मैं हिंदी भाषी प्रदेश में रहा हूँ, मसूरी में जन्म हुआ मेरा,
हाँ तो योगेश सर और संजय सर, आप दोनों को, आप लोग मैच में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो मैच होता रहता है क्रिकेट वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुचि रखते वो हैं? तो उतना जो फाइनल वगैरह मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ। क्रिकेट ही देखते हैं कि और भी कोई स्पोर्ट्स है कि सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान होता है? नहीं ये फुटबॉल है, फुटबॉल हॉकी है, वॉलीबॉल है, मैं हॉकी भी देखता हूँ, हॉकी भी अच्छी लगती बात है, है, सबको से हॉकी भी अच्छी लगती है, लेकिन क्रिकेट नंबर 1 पे ही है। पता नहीं क्यों क्रिकेट से लगाव है हाँ, तो इंडिया में बहुत शुरू से ही। पक्का हो गया क्योंकि शुरू से चालू हुआ, लग- क्रिकेट बहुत क्योंकि होता ज्यादा वही है ना। ज्यादा होता भी है और लोगों को हाँ, जाता है। publicity होता भी ज्यादा है, कुछ एक अलग टाइप की, कुछ एक आकर्षण है उसका, वैसे हाँ। देखा जाए तो। और हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में है आकर्षण तो, पूरे लेकिन इंडिया में तो भाई दीवाने हैं, देखिए आपको पता ही है। आपकी सर फैमिली में कौन कौन है? मेरी वाइफ और मैं हैं, बस 2 लोग हैं, बच्चे हो गए? नहीं है। अच्छा, साथ में ही रहते होंगे भाभी? हाँ, साथ में ही रहती हैं। चलिए, वो आरजे हैं ऑल इंडिया रेडियो में। ओह हाँ बहुत बढ़िया। अभी भी हैं? हाँ हाँ, ओह, कल ही प्रोग्राम है उनका, देखिएगा। क्या नाम है थोड़ा? प्रीति गौड़ नाम है। ओके, चलिए, प्रीति गीता गौड़ के नाम से। उनसे भी एक आप किया जाएगा, हाँ जैसे हाँ, बात बिल्कुल दोनों बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश सर, कुछ यूनिक चीजें आपके अंदर हैं जो रह रही है, तो बताइए थोड़ा सा, 5 मिनट और। नहीं, शुरू से शौक ही यही था सब, हाँ रामलीलाओं का, ड्रामे का, गाने का, मुशायरे देखने का, कवि सम्मेलन देखने का। अब मुझे एक चीज तो पूछना वही था आपसे चीजें। कि आपने इतने सारे फिल्म किए, तो बहुत से डायरेक्टर हैं जो काम किए हैं, तो कभी आपको लगा ना कि मेरी फिल्म है तो मैं भी थोड़ा सा एक्ट कर लूं, मैं भी पर्दे पे आ जाऊं, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं लगा। लेकिन जब मैंने जेपी साहब को ज्वाइन किया था ना, हम्म, जब कुछ दिन हो गए थे, तब उन्होंने बोला था डायरेक्शन में आ जाओ, तो मैं डायरेक्शन में आ गया था। हम्म, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला, यार योगेश तू रोल करना चाहता है क्या, अच्छा। तू करेगा? हम्म मैंने कहा नहीं। हम्म तो बोले नहीं यार, तुझे करना चाहिए। हम्म, तो उन्होंने फिर मेरे को एक रोल दिया था रेफ्यूजी में, बहुत टाइम के बाद। अच्छा। हाँ, बोले यार योगेश तू ये कर ले। हम्म, तो वो रोल था पाकिस्तानी, जो वो था ना सेना का, हम्म, कमांडर जो था। हाँ, कमांडर कमांडर। मेजर, हाँ, तो वो 2 सीन मैंने किए थे, हम्म, लेकिन वो 2 सीन फिर रहे नहीं फिल्म वो एडिट हो गए। कट गए। में, एडिट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, आपके हाथों से इतनी अच्छी फिल्में बनी, सबने मोस्टली बोरेन स्टार का और बहुत सारे मिनट, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप आगे भी अच्छी फिल्में करें। संजय जी, आपको भी बहुत बहुत Thank you very much. कि आप फिल्में करें, क्योंकि मैं देखा हूँ डायरेक्टर जैसे प्रकाश झा जी हैं, खुद डायरेक्शन किया और खुद रोल भी कर लिए। हाँ, उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया है, हाँ, काफी फिल्में करने काफी के बाद फिल्मों के बाद ये। फिर इसलिए उन्होंने इसलिए मेरे मन में आया था ध्यान कि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, योगेश जी की आवाज बहुत बेहतरीन है, ये कभी ना कभी उसका प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। मैं मेरी इच्छा है ये ऐसी कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है, और वो मतलब आवाज का यूज जरूर करें अपनी फिल्मों में, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करें। जरूर करें। जरूर। और सर दूसरी बात, प्रकाश झा से मिलना हुआ, किसी और डायरेक्टर से जो आपसे, जो आप जिनको आप बड़े समझते हो, लेजेंड्स, उनसे मिलना जुलना होता है अभी भी? उनसे मुलाकात होती है, कुछ बातें होती है? नहीं, कुछ हैं अपने जो दोस्त लोग डायरेक्टर हैं, उन लोगों से हो जाती है। प्रकाश जी से तो मेरी मुलाकात एक बार हुई थी बस, सनी साउंड में, जब उनकी एक फिल्म कोई चल रही थी, अच्छा जी। हमारी बॉर्डर चल रही थी, और उनकी एक फिल्म थी शायद माधुरी दीक्षित जी के साथ में। हाँ, वो मृत्युदंड। हाँ, वहाँ पे तब उनसे मुलाकात होती थी। हाँ, मृत्युदंड। उसके बाद फिर एक बार फोन पे बात हुई थी शबनम मौसी के टाइम पे। हम्म, फिर कभी मुलाकात, मैं किस लिए मिलूं, हाँ, उनसे। वो तो डायरेक्टर है। हम्म। इसलिए। मैं इसलिए पूछा कि- लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ हम्म, कि प्रकाश झा जी जो हैं, हम्म, वो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं, जी, क्योंकि वो जैसी फिल्म में बनाते हैं, जिस तरह का वो काम करते हैं, वो सच्चाई से करते हैं। सच्चाई से होते बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से बहुत कम बहुत कम डायरेक्टरों में होता एक है। डायरेक्टर है प्रकाश झा, हम्म, वो इतना सत्य काम करते सत्य हैं, काम। और दिल से वो काम करते हैं। हम्म, उनकी फिल्में और उनका जो पहनावा, उनका वो रहन-सहन, सबसे पता चलता है। सबसे पता चलता है कि वो एक सच्चे कलाकार हैं। हम्म, तो मैं उनको बहुत पसंद। बहुत बढ़िया। दूसरी बात सर कि जैसे आप खुद डायरेक्टर हैं, तो आप सबसे बढ़िया डायरेक्टर किसको मानते हैं, जो उनकी फिल्में आप देखते होंगे कभी पसंद थोड़ा? देखो, सबसे बढ़िया डायरेक्टर तो जेपी दत्ता साहब हैं। अच्छा, उनसे बढ़िया तो मैं किसी को मान ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नहीं, मेरे उन्होंने गुरुजी हैं, साबित भी किए हैं ना, उन्होंने दिया ना। इसलिए नहीं कि वो मेरे बिल्कुल गुरुजी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वो वास्तव में बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन, जी जी। सबसे बढ़िया। हम्म, बाकी जो है
सब अच्छे ही हैं अच्छे अपनी हैं, अपनी अच्छे हैं। जगह, अपने अपने लेवल सब पर। अपने अपने हिसाब से सब अच्छे जेपी हैं। दत्ता से बातचीत होती है, हाँ उनसे होती है बात, मुलाकात भी होती होगी, बिल्कुल मुलाकात, बहुत जल्द उनके साथ भी हम लोग एक करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनसे बातचीत होती है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपने मुझे थैंक यू वेरी मच, इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस इम्प्रेस चैनल जिसको कि मनोज अर्पण लेकर आ रहे हैं, आप सब लोग से मेरी गुजारिश है कि इसको बहुत लोगों तक पहुंचाइए, खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए।